और it recording start would like to बोल भी तो started ना। अच्छा, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडिंग। गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो आज का टॉपिक क्या है, डाउ डाउजी पे ही बात होगा। ठीक है, हम लोग लास्ट 3 दिन से डाउ थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाउ थ्योरी क्या है, जिन लोगों का डाउ का क्लास में से डोंट वरी, बैकअप अवेलेबल है, मैं दे दूंगा। डाउ थ्योरी क्या है, और फिर से ये राउंड होगा तो फिर से हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो डाउ थ्योरी बेसिकली एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स है जो अमेरिका में चलता है, और ये थ्योरी आज का नहीं है, कम से कम 100 years बैक है, पुराना 100 साल पुराना है। डाउ जोन्स बोल के एक फेमस एनालिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी को डेवलप किया था, जिसके तहत मार्केट का जो रेगुलर बेसिस में अप एंड डाउन, मैंने बेसिकली कभी मार्केट बुलिश कभी मार्केट बियरिश, इस कॉन्सेप्ट को डाउ थ्योरी अपने हिसाब से डेवलप किया था उन दिन। इवन हम लोग स्टॉक मार्केट में जब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम लोग बार बार कैंडल कैंडल करते रहते हैं। तो अमेरिका में 1900 के अराउंड कैंडल स्टिक्स नहीं था। कैंडल स्टिक्स तो होम्मा मुनिशा बोल के, ठीक है, होम्मा मुनिश बोल के एक जापानीज राइस मर्चेंट थे, वो जापान में डेवलप किया था। लेकिन अमेरिका में ये कैंडल स्टिक्स आते आते समय लगा, वो काफी बाद में आए। तो जब तक ये कैंडल स्टिक्स अमेरिका में था नहीं, तो अमेरिकन लोग ट्रेडिंग करता था डाउ के बेसिस में, और उसी थ्योरी के ऊपर हम लोग क्लास 2-3 क्लास कर रहे हैं। आज भी डाउ का थ्योरी पे ही बात होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। बेसिकली आज का टॉपिक का मेन पर्पस मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सर, मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस क्रिएट होता है। उस सिचुएशंस में एक बायर को क्या करना चाहिए और एक सेलर को क्या करना चाहिए। जैसे मार्केट में दो तरह का ट्रेडिंग होता है, आप लोग शायद इतना 2-3 क्लास में रेशमी को भी समझ में आ गया। एक हम लोग लॉन्ग करते हैं और एक हम लोग शॉर्ट करते हैं। लॉन्ग करना माने मार्केट जब ग्रोथ करेगा, ठीक है, मार्केट अभी चीप में है, सस्ता में है, और हमें लगता है कि मार्केट ग्रो करेगा, तो हमें बाई करो, सस्ता में बाई करो, डिमांड क्रिएट होता है उस टाइम पे, और जब थोड़ा महंगा हो जाए तो सेल करके निकल जाओ। एक ट्रेडर का माइंडसेट वही होता है। तो डाउ थ्योरी भी इसी कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ। एक हो गया आप लॉन्ग कर रहे हो, लॉन्ग का मतलब क्या है, बाई करना है और फिर बाद में सेल करना है। जैसे बेसिक सिंपल लॉन्ग का मतलब, मार्केट में ये लॉन्ग वर्ड का मतलब यही होता है। शॉर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट माने जब मार्केट ज्यादा में चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो आप सेल करो। जब गिरेगा उस टाइम पे आप सेल जनरेट करो। इसमें क्या होगा, जितना गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। और इस चीज को डेवलप मैंने बहुत ही एडवांस तरीके से अगर आपको यूज करना है तो ऑप्शन मार्केट आपको ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन मार्केट में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऑप्शन का क्लास मैं कुछ ही दिन बाद स्टार्ट करूंगा फ्रेशली। तो जब ऑप्शन का क्लास स्टार्ट करूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तब आपको मैं शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन मार्केट में किस तरह से यूज करना है उसका डिटेल्स में बात करूंगा। ऑप्शन ग्रीक वगैरह बहुत कुछ है उसमें। लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा है ये बेसिकली टेक्निकल बेसिस पे है, कि टेक्निकल बेसिस में एक सिंपल स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट मैंने कोई फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट नहीं, मैं कल ही दिखा रहा था कि एक ही मार्केट में आपके पास 3-4 तरह का प्रोडक्ट है। आप बेसिक स्पॉट मार्केट बने, जो मार्केट हम लोग रेगुलर ट्रैक करते हैं, उसी मार्केट में कोई एक शेयर का दाम मानो 500 टका चल रहा है, आपको लग रहा है कि शेयर में एक अच्छा बाइंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इवन डाउ थ्योरी के हिसाब से डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम ऐसे क्रिएट हो रहा है। आप उस पर्टिकुलर जोन में बाई करो, और एक टारगेट जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा, उस टारगेट के बेसिस में आप सेल करके निकल जाए। ये सिंपल तरीका है, लेकिन ये सिंपल तरीका इतना सिंपल नहीं है। मैंने बोलने में बहुत चीज बहुत आसान होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाना है, अगर कोई नौ सीखिया है, मैंने एकदम फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रहा है, बच्चा है, उसको उसका पापा बोल रहा है कि भाई यहाँ से एयरपोर्ट कुछ नहीं है, यहाँ से सीधा जाओ केस्टपुर VIP में जाओ, VIP से बस पकड़ो, एयरपोर्ट वाला बस में जाओ, एयरपोर्ट में उतर जाओ। लेकिन बच्चा डरेगा, फिर भी बच्चा डरेगा, डरेगा कि नहीं डरेगा। तो ये जो भी मैं भी जो बात कर रहा हूँ, ये जितना इजीली हम लोग अभी बोल दे रहे हैं, रियल में इस चीज को फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है, थोड़ा मेहनत तो लगता है। हाँ, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो इजी लगेगा, प्रैक्टिस, है ना। जैसे आप लोग अभी सब लोग सब बड़े हो गए, किसी जगह में जाने बोलते हैं तो इतना डर थोड़ी लगता है, आंख बंद करके भी शायद चले जाएंगे, मैंने एक तरीका। तो मार्केट भी उसी तरह का है। आज सीखेंगे तो एकदम आज एकदम एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज सीखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसी चीज को रगड़ते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आंख बंद करके भी उसका एनालिसिस कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। एकदम सेम चीजें होते हैं ना, जिंदगी का हर चीज सीखने का तरीका
एक ही होता है। अब चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? और एक स्क्रीन দেখা যাচ্ছে तो? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ओके। अच्छा देखो, निफ्टी कहाँ है रे? निफ्टी भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है क्या? কালকে তো এফআই এর নেট বাইং, টিআই এর নেট বাইং, दोनों नेट बाई किया। 3700 কোটি টাকার এফআই বাইং হচ্ছে, টিআই এর 568 কোটি টাকা। अच्छा ये देखो, कल तो मार्केट गैप अप दिया ही था, और जो डेटा अभी नंदन ने मुझे बताया, एक बार आप लोग भी इसको ट्रैक करते रहना सर, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। जस्ट गूगल में जाओ, एफआईआई डेटा बोल के लिखो, ठीक है। ये देखो, ये कल का हिसाब है 14 दिसंबर को। ये देखो डीआईआई ने, डीआईआई माने कौन? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके अंदर कौन आता है? इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनका पैसा मार्केट में आया है। और देखो ये नेट बायर बना है, जो बात अभी नंदन ने कहा, सर 533 करोड़ का नेट वैल्यू बाइंग है। माने अगर आप बाई वैल्यू देखो तो कितना है सर? 12,118 करोड़ का शेयर खरीदा है, और सेल किया है 11,556 करोड़ का, 556 करोड़ का। ओवरऑल क्या है सर, कौन सा चीज ज्यादा है रेशमी? बाई ज्यादा है। तो बाई ज्यादा है माने डिमांड क्रिएट हुआ है। माने अब देखो, हम लोग कौन है? छोटा मोटा ट्रेडर। मार्केट के लैंग्वेज में हम लोगों को क्या कहते हैं? रिटेलर, ठीक है। रिटेलर को ना बेसिकली ये होलसेलर के ऊपर बेस करके चलना चाहिए, और वही तो होता है वास्तव में भी। देखो बड़ा बाजार में होलसेलर जितने दाम पे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेस करता है, उसके ऊपर ही ना रिटेलर जाके होलसेल बड़ा बाजार से प्रोडक्ट खरीद के लाता है। तो ये मार्केट भी कुछ सेम तरीके का है ना। यहाँ पर ये लोग होलसेलर है, माने होलसेलर या होल बायर जो बोलो आप, ठीक है। ठीक है, ये लोग होलसेल मार्केट से इसको परचेज किया। होलसेल मार्केट माने बेसिकली इनके पास बहुत है, ये चंक में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं। तो ये देखो 12,000 करोड़ 11,000 करोड़ का बाई सेल किया है, लेकिन नेट बायर रहा। अगर कभी ये चीज नेट सेलर हो जाता ना, अगर ये नेट सेलर हो जाता तो शायद मार्केट में आज वो ग्रोथ ना दिखता। अच्छा उससे भी बड़ा चीज, एफआईआई का डेटा देखो, देखो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 21,080 करोड़ का बाई वैल्यू है, और सेल वैल्यू है 17,510 करोड़ का। ओवरऑल नेट वैल्यू देखो 3,570 करोड़ का नेट बाई है। और यही डेटा, अगर ये बात हम लोग कल के क्लास में भी कर रहे थे, यस्टरडे वाला क्लास में, उससे भी और ज्यादा हुआ है। तो अब सुबह जब मार्केट ओपन हो रहा है, अगर आपको ये डेटा समझ में आ गया, रात तक ट्रैक करते रहो, सुबह भी ट्रैक करते रहो, मार्केट ओपन होने से 1 घंटा पहले से मार्केट को ट्रैक करते रहो, आपको पता लगेगा कि कुछ तो हुआ है। और अगर आपको पहले से एक भनक लग जाता है ना, भनक लगना समझते हो ना, मैंने मन में ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि अच्छा मार्केट में फिर ग्रोथ है। और उसका पहचान कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं, इंडेक्स के कैंडल में दिखेगा। देखिए, ये देखिए, एक तो यस्टरडे वाला मार्केट में इंडेक्स कहाँ था? यहाँ से यहाँ छलांग मारा था। इसके पीछे भी कल हम लोग रीजन पढ़ रहे थे। क्या रीजन था? बेसिकली फेडरल रिजर्व का रेट कट ना करना, रेट कट ना करना। और তারপরে এফআইআই বাইং হয়েছিল। नहीं, रेट कट ना करना तो एक रीजन था इस क्वार्टर का। अच्छा, और ও আচ্ছা সামনে রেট 2024 में কাট হবে। रेट कट करेगा, इसका उम्मीद जताना। আজকে তো ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড আর ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকও বলেছে, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড বলেছে যে এখন করবে না, কিন্তু ওদের যে মেন রেটটা 5.25% থেকে 2026 অব্দি ওটা 4.25% হয়ে যাবে। मैंने वो भी बोला ওরাও है রেট কাট করবে। कट करेगा। इसका रीजन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको लग रहा है सर एक कैंडल ही तो छलांग मारा है, लेकिन यही छलांग मारने को ही तो, छलांग माने जंप मारना, ठीक है। अब ये यही जंप मारना ही तो मार्केट के ऊपर आपके सबसे बड़ा चीज है कि मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि सर मार्केट पोर्ट ना, है ना, ऑल टाइम 21,200। लोगों को क्या लगता है ना, आम आदमी कैसे सोचते हैं, मार्केट बहुत हाई चला गया है, इसके बाद गिरेगा, इसके बाद गिरेगा, यही आम सोच होता है ना। ये देखो ना, यहाँ यहाँ से जैसे छलांग मारते मारते 21,200 में गया है। इसका एवरेज चल रहा था 19,700। लास्ट 1 मंथ का डेटा अगर चेक करो, 19,700 780 यही चल रहा था ना। उस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता गया, और हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा, है ना। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? कोई भी सोचेगा कि बहुत चला गया, 21,000 पार कर गया, अब तो गिरेगा। लेकिन देखो गिरने का नाम नहीं ले, ऊपर से 200 पॉइंट में और ग्रो कर गया। और इसका रीजन तो हम लोग परसों से बात कर रहे हैं, परसों से, मैंने यहाँ पर जो मार्केट था ना 21,200 पे, उस दिन भी बात कर रहे थे कि फेड का रिपोर्ट क्या होगा।
अब फेडरल रिजर्व ने बोला कि हम लोग इस क्वार्टर में रेट कट नहीं करेंगे। अच्छा, रेट कट करने से क्या हो जाता? लिक्विडिटी गिर जाता इकोनॉमी। अगर रेट को बढ़ा देता तब तो इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है ना वो कम हो जाता है नहीं। इट्स जस्ट लाइक जैसे आरबीआई के रेपो रेट का होता है ना, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में यूएस का होता है। अगर वो लोग सोचेगा कि मार्केट में हम लोग रेट को इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो कॉमर्शियल बैंक जो है ना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके पास पैसा का फ्लो कम हो जाएगा। इतना सोचो सिंपल तरीके से, अगर जैसे आरबीआई के एंगल से सोचो, फेड को समझ नहीं आता आरबीआई के एंगल से। आरबीआई जब रेट बढ़ा देता है, सपोज 4% रेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो आरबीआई की साइट में जाएंगे तो डेटा सब मिल जाएगा। 6.6% 6.5% चल रहा है। मानो कि आरबीआई 6.5 से बोल रहे हैं कि हम इसको 6.75 कर देंगे, 0.25 में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर ये 6.75 में चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कॉमर्शियल बैंक जिस रेट में आरबीआई से लोन लेता है उसका रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास रेट बढ़ जाता है तो पब्लिक के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक उसका बर्डन इंटरेस्ट बढ़ेगा। हमारे ऊपर चढ़ाएगा। अगर तुमको एक बेसिक लेवल का बिजनेस करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, क्योंकि सारा तो बिजनेस से कनेक्टेड है। अब घर बेचेगा तो बैंक का बिजनेस बढ़ता है, गाड़ी खरीदेगा तो भी बैंक का बिजनेस बढ़ता है। किसी भी तरह का चीज देखो, माने हर चीज में, पूरा फाइनेंशियल सेगमेंट में अगर पैसा का फ्लो टाइट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। दिस इज कॉल्ड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। माने अगर बढ़ा देगा तो वो टाइट हो जाएगा, और टाइट हो जाने से मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाएगा। अब इसी चीज को तुम फेडरल के एंगल से सोचो। फेडरल के एंगल से सोचना क्या है कि उसके पास पैसा बहुत है, आरबीआई तो सिर्फ इंडिया के अंदर है मेनली, इंटरनेशनल करेंसी और फेडरल रिजर्व या यूएस का क्या है कि वो तो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। सब करेंसी। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास इतना पैसा है कि इनका एक छोटा सा डिसीजन पूरा मार्केट में पैसा का फ्लो को कम कर सकता है और बढ़ा सकता है। क्योंकि अमेरिकन जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, एक टाइम पे लेमन ब्रदर्स था, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, जितना भी बड़े बड़े उनका बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग क्या करता है, ये इंडियन मार्केट में या जहां पर भी ग्रोइंग मार्केट है, जहां पर उनको लगता है कि पैसा डालने से पैसा बढ़ेगा, सिंगापुर मार्केट, हर मार्केट में उनका पैसा डाल देते हैं। अब अगर मानो कि फेडरल ने रेट बढ़ा देता तो उनके हाथ में पैसा कम हो जाएगा, उनके हाथ में पैसा कम तो उनका इन्वेस्टमेंट इधर कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इन्वेस्टमेंट कम माने इंडियन मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाना, और पैसा का फ्लो कम होना माने क्या, शेयर मार्केट में ग्रोथ नहीं होगा, माने बिजनेस में बेसिकली कैपिटल का फ्लो नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि रिजर्व माने फेडरल माने वहां का आरबीआई, फेडरल ने डिसीजन लिया कि हम लोग रेट को स्टेबल रखेंगे, माने सेम रखेंगे, रेट को सेम रखा। ये परसों का बात है, नहीं परसों ना, कल काल के बात है, कल का बात है। उसने डिसीजन लिया कि हमको रेट को सेम रखना है, और ये भी बताया कि 2024 में रेट कट भी करेंगे। ये बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं। अब इसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लूज माने वो थोड़ा सा छूट दे रहा है, कि क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी स्लो पड़ गया है, स्लो पड़ गया इकोनॉमी, तो इकोनॉमी स्लो को अगर तुमको ठीक करना है तो लोगों के हाथ में पैसा देना है। बात समझ में आ रही ना सर? तो लोगों के हाथ में पैसा कैसे जाएगा? वही तो आरबीआई में, फेडरल रिजर्व, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर लोगों के हाथ में सस्ता में लोन जाना। ये सिस्टम को कंटिन्यू करना है। अब उस सिस्टम के बारे में अमेरिका ने बोला कि हम लोग इस बार करेंगे। 500 रुपया देने। समझ में आ रहा है ना सर? ওই এ हाँ, ওই এই কইলে গেছিল ওই বিনায় বাঙালি যে নোবেল পেয়েছে অভিজিৎ অভিজিৎ, ওই 500 টাকা ওই জন্য দিয়ে 500 টাকাটা ওই জন্য ওই মমতা ব্যানার্জি যেটা দিচ্ছে, ও কি বুঝবে, আমেরিকায় থাকে, ও কিচ্ছু জানে না, বাংলার লোকের কালচার বোঝে ও কিছু? 500 টাকা নিয়ে কি করে? 500 টাকা দিলে মার্কেটে ওটা লিকুইডিটি পারো ছোট লেভেলে এই হবে কয়েক মধ্যে হবে কিচ্ছু হয় না। ওরা বাংলাকে চেনে না এখন, এখানে থাকেনি তো ভালো কোনোদিন ভালো করে, বাংলার লোকেরা 500 টাকা পেলে কি করে থাকতো বুঝতে পারতো, ওটা ওই আমেরিকায় বসে বোঝা সম্ভব হয়। ওটাই ওই বইটাই লিখে ফেলেছে বাস विद ऑल रेस्पेक्ट टू नोबेल लॉरेट, बट सीरियसली ना तो अमर्त्य सेन और ना ही अभिजीत गंगोपाध्याय, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, उनका जो भी नॉलेज है उसको फुल रिस्पेक्ट, लेकिन सीरियसली दे डोंट नो हाउ इंडिया रन। अगर उनको उतना पता होना है ना तो भी इंडिया में आके रहो, 1 साल नहीं, वो 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए नहीं, शांति निकेतन में आके कुछ दिन रह गया,
इंडिया में रहना हो गया, नहीं रहो यहाँ पर, देखो क्या चल रहा है लोगों के अंदर, घर घर में जाके देखो কি তাই না? ওর থেকে আপনি রঘুরাম রাজন খুঁজুন। रघुराम राजन कंपैरेटिवली माने क्रिटिक्स है बट कंपैरेटिवली है Critics है, in a knowledge नॉलेजेबल पर्सन है ऑब्वियस। जो भी हो, चलो पॉइंट पे आते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने का औकात नहीं है भाई। तो मेन पॉइंट है सर कि ये जो पैसे का फ्लो को बढ़ेगा, ये पैसे का फ्लो बढ़ेगा इसी उम्मीद से मार्केट में। अब सच में क्या बढ़ गया, पैसा आ गया क्या? नहीं, लेकिन उम्मीद, और वही उम्मीद है जो मार्केट में कल एक 200 पॉइंट में कल मार्केट ओपन हुआ था। आज देखो एफआईआई का और एंट्री हुआ है, डीआईआई का और एंट्री हुआ है, उसका रिजल्ट आज भी मार्केट में आपको दिख रहा है। दिस इज द मेन रीजन, ये मेन रीजन है। बाकी साथ में देखो साइड बाय साइड और भी रीजन चलता रहता है। कुछ दिन पहले जैसे वोट का मैटर था, बीजेपी का जीतना, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ ना अपडेट होना पड़ेगा कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है। কোনটা? না 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 না, এটা 50টা শেয়ারের টোটাল নয়, ও বেসিক্যালি ইন্ডেক্স জিজ্ঞেস করছে। এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, আমি পড়াবো, ডোন্ট ওয়ারি। এটা একটা ওয়েটেজ সিস্টেমে হয় কি প্রত্যেকটা শেয়ারের একটা ওয়েটেজ আছে, টোটাল 50টা শেয়ারকে একটা কার কত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন তার বেসিসে মার্কেটে কি কতটা আউটস্ট্যান্ডিং রাখছে সেই হিসেবে ওয়েটেজ দেওয়া হয়। মানে ধরো আইটিসির ওয়েটেজ অনেক বেশি আছে, টোটাল যে 50টা শেয়ার আছে, এবার ওই ওয়েটেজ হিসেবে ইন্ডেক্সটা তৈরি করছে। এটা শেয়ারের দাম নয়, আমি করাবো, ওটা বেসিক্সে করাবো, আমি করিয়েও ছিলাম যখন এর আগে বেসিক্স করিয়েছিলাম তখনও করিয়েছিলাম, তো ডোন্ট ওয়ারি আমি করাবো। ইন্ডেক্স কিভাবে তৈরি হয় আমি ওর কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। ও বেসিক্যালি বলতে চাইছে এটা কি 50টা শেয়ারের টোটাল, বুঝতে পারলি ও কি বলতে চাইছে? না স্যার, এটা 50টা শেয়ারের টোটাল না, এটা ওয়েটেজ হিসেবে হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি করাবো। এখানে বেসিক্যালি তুমি এটা এখন বোঝার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডটা KSG স্কয়ার @50, KSG स्क्वायर @50। ओके, तो बेसिकली मार्केट का रिसेंट ग्रोथ म्यूट कर दो। अच्छा, आज देखो मार्केट, आज का तो अभी तो जस्ट 1 घंटा ही हुआ है मार्केट ओपन होके, है ना, अभी 1 आवर पूरा पूरी हुआ नहीं है, हार्डली हुआ है, ठीक है। मार्केट आज अगर मैं मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ तो लास्ट 15-20 मिनट में मार्केट थोड़ा सा डाउन रहा है ना, लास्ट 15-20 मिनट्स में देख सर एक रेड कैंडल बना है, डाउन रहा है, मैंने एक्चुअली बाइंग सेलिंग चल रहा है, मैंने साइडवेज सिचुएशंस में है, बट नॉट वेरी पॉजिटिव मोमेंटम, बट इट्स ओके, ठीक है। अब रोज रोज थोड़ी ना लंबा लंबा छलांग मारेगा सर, हाँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। और ये देखो यहाँ पर एक मारूबुजू बना था, है ना, दिस इज कॉल्ड मारूबुजू। मारूबुजू एक कैंडल है जिसके सर पे बाल नहीं होता, इट्स लाइक मी, ये देखो सर मेरे तरह है, ये बाल मतलब समझ रहे हो सर, इसको वीक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, দেখা যাচ্ছে রশ্মি, দেখো অন্যান্য ক্যান্ডেলের মাথায় সলতে আছে না, যেরকম ক্যান্ডেলের মাথায় হয়, কিন্তু যে যে ক্যান্ডেলের মাথায় সলতে থাকে না, ঠিক আছে, পাতি বাংলায়, ঠিক আছে, যার মাথায় কোনো সলতে থাকে না বা কোনো রকম উইক থাকে না তাকে মারুবুজো বলে। मारूबुजो, मारूबुजो वर्ड का मतलब होता है जापानीज टर्म में टकला इंसान, जिसके सर पे बाल ना हो या फिर हो भी तो हल्का पतला सा, इसलिए मैं बोला लाइक मी, ठीक है। ठीक है, इसको मारूबुजो बोलता है। मारूबुजो का एक अच्छा कैरेक्टर क्या होता है कि जब भी मारूबुजो मार्केट में फॉर्म होता है, मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंजेस नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये 15 मिनट्स के चार्ट में मारूबुजो फॉर्म हुआ था कल, कल ही ना, नहीं आज, ये वाला आज का चार्ट है ना, हाँ, आज 9:30 बजे मारूबुजो फॉर्म हुआ, 9 अराउंड 9:45, ठीक है, अराउंड 9:45 आज मारूबुजो फॉर्म हुआ, और उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट मोमेंटम भी पॉजिटिव रहा है, वो भी एक हल्का सा मारूबुजो है पर नॉट एग्जैक्ट। मतलब बेसिकली मारूबुजो का कैरेक्टर यही होता है कि जब भी मारूबुजो फॉर्म होता है, चाहे ग्रीन में हो या रेड में, वो मार्केट को किसी ना एक डायरेक्शन में चेंज करता है, या तो इधर या तो इधर। अब सर उधर जाएगा कि इधर जाएगा, उसका लॉजिक धीरे धीरे पता लग जाएगा जब कैंडल स्टिक का एनालिसिस समझ जाएंगे। लेकिन हम लोग सर डाउ जी पे फिर से फोकस करते हैं। तो डाउ थ्योरी में लास्ट कुछ क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बात किया, देखो
एक तो लास्ट दिन मैंने आपके साथ बात किया कि रेंज ब्रेकआउट में, ट्रेडिंग रेंज में कैसे ट्रेड करना चाहिए, एक ट्रेडर को रेंज में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये कल का क्लास था, येस्टरडे वाला क्लास। आज का क्लास में क्या होगा, रेंज में रहेगा। रेंज माने हर एक स्टॉक का ना एक अपना रेंज होता है, आपको उसे फाइंड आउट करना है। मैंने ना जैसे कि लास्ट भी बताए थे कि एक सर्टेन रेंज पे स्टॉक का मूवमेंट होता है, फिर उस पॉइंट से जाके वो फिर से वापस आता है, फिर उसी पॉइंट में जाता है, फिर उस पॉइंट से वापस फिर से आता है। ये रेंज को फाइंड आउट करना है और रेंज में बैठ के आपको ट्रेड करना है। रेंज पे रहना ट्रेडर के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आप रेंज समझ जाते हो, कल हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे जो लोग कल के क्लास किए थे, है ना। हिंदुस्तान लेवल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान चले सर। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो अच्छा, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में बोले थे सर। आज एक इंटरेस्टिंग है, ये भी डाउ थ्योरी से ही इंस्पायर हुआ है, फ्लैग फॉर्मेशन। मैं बताता हूँ सर क्या होता है। डाउ थ्योरी कोई नॉर्मल नहीं है सर, डाउ के ऊपर बेस करके मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि डाउ कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ठीक है। ये इनके ऊपर बेस करके इंटरनेशनल मार्केट में एक इंडेक्स चलता है, जैसे हमें इंडिया में बीएसई एनएसई है, वैसा ही यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं डाउ जोन्स है। आज इंडिया का एक फार्मा कंपनी को डाउ जोन्स में मौका मिला। मैंने इसके इंडेक्स में इंडिया का एक फार्मा कंपनी जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज, नाम तो सुने होंगे आप लोग, हाँ। डॉक्टर रेड्डी डाउ जोन्स इंडेक्स में लिस्टेड हुआ है अमेरिका में। इंडियन कंपनी बट फॉरेन मार्केट में लिस्टेड हो सकता है, अगर वहां पर उनका अच्छा बिजनेस सेगमेंट है ना तो जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इन्फोसिस वगैरह है अमेरिकन मार्केट में। इन्फोसिस आप गूगल सर्च करोगे आपको इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, अमेरिकन मार्केट में भी दिखेगा। तो कुछ कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली बिजनेस करते हो, फॉरेन मार्केट में भी लिस्टेड हो सकता है विद सम स्पेशल सिचुएशंस। मैं उस, हाँ, नेस्ले भी है, हाँ। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा कि कैसे वो लोग होते हैं ना होते, वो अलग चीज होते हैं। लेकिन इतना जानो कि एक इंडियन कंपनी अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, ये कोई छोटा मोटा बात तो नहीं है ना सर। बिजनेस में दम होगा तभी ना अमेरिकन मार्केट में जा पे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और काफी पैसे वाला मार्केट है। तो वहां पर किसी का एंट्री पाना इतना आसान नहीं होता। तो उस जगह में डॉक्टर रेड्डी दिखाया है ना, आप डॉक्टर रेड्डी का शेयर भी चेक कर सकते हो। तो ये है डाउ जोन्स का इंडेक्स, और हम लोग इसी डाउ के बना हुआ थ्योरी जो 1900 साल में चलता था, आज भी उतना ही वैलिड माना जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाउ थ्योरी में लास्ट 2-3 क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की है। आज का इन्फॉर्मेशन भी काफी वाइटल होने वाला है, आज का इन्फॉर्मेशन भी काफी वाइटल होने वाला है। तो ट्रेडिंग रेंज वगैरह ये सब मैं बात कर लिया था, चलो फ्लैग फॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो व्हाट इज फ्लैग फॉर्मेशन? बेसिकली मार्केट चलते चलते झंडा बनाएगा, चलते चलते झंडा हो जाएगा। ये झंडा बनने से क्या करना है वो समझना है। मैं आपको किसी स्टॉक में ही एग्जांपल दूंगा, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे यहाँ पर तो बीपीसीएल के एक चार्ट को लिया गया है, बीपीसीएल माने भारत पेट्रोलियम। अच्छा एक बात, टेक्निकल एनालिसिस में ना कंपनी मैटर नहीं करता है, वो तो जस्ट एक माने किसी ना किसी का नाम तो लेना पड़ता है, तो वो दिया जाता है। तो आप नाम के ऊपर ज्यादा नहीं जाओगे, बीपीसीएल में ऐसा हुआ है तो फिर से होगा नहीं, किसी भी कंपनी के ऊपर हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है कि कंपनी टू कंपनी एनालिसिस, वो इंडिविजुअल लेवल पे अलग होता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हर चीज पे कॉमन भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो टेक्निकल मैटर पे आप ज्यादा ना इमोशनल मत हो जाए, ठीक है, कि इसी कंपनी में ऐसा होता है। इमोशनल होने का टेक्निकल पे जगह बिल्कुल नहीं है। अब फ्लैग फॉर्मेशन क्या है सर, इसको पहले समझते हैं फिर मार्केट में भी देखते हैं। तो फ्लैग फॉर्मेशन यूजुअली occurs when the stock posts a sustained rally with a almost a vertical or a steep increase in the stock price। माने प्रायर जो ग्रोथ होगा ना मार्केट में अमलिंदु दा, वो स्टार्टिंग में काफी ट्रेंड में होगा। ट्रेंड इन द सेंस माने एक स्टीप रैली बोलते हैं इसको। स्टीप माने माने काफी हाई रेंज में रैली करेगा। स्टीप माने जिसका ढाल काफी, क्या बोलते हैं इसको, মানে খুব শর্ট সময়ের মধ্যে हाँ, मतलब बहुत ही कम समय में, मैंने ऐसा नहीं कि बहुत फ्लैट होके बनेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मैंने उसका ढाल, फास्ट एक्सेलरेशन, इट्स अ गुड लैंग्वेज, ठीक है। काफी जल्दी मार्केट में उसका एक्सेलरेशन मिला होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज देखना पड़ेगा सर मार्केट में कि कौन से स्टॉक में रिसेंटली फास्ट रैली हुआ है और क्या फ्लैग फॉर्मेशन का कोई चांसेस है। मैं बताता हूँ कि फ्लैग फॉर्मेशन क्यों होता है। तो फ्लैग पैटर्न्स आर मार्क्ड बाय अ बिग मूव व्हिच इज फॉलोड बाय शॉर्ट करेक्शंस। माने पहले ना आप बहुत जल्दी एक्सेलरेट करोगे, ठीक है। अमूल्य का वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं अच्छा लैंग्वेज अच्छा था। एक्सेलरेशन किया है मैंने, जैसे गाड़ी अचानक से जोर से जाता है फिर थोड़ा सा थम जाता है ना ट्रैफिक आने से, तो ऐसा ही मानो कि ये ट्रैफिक थोड़ा सा आ गया है,
और इसको बोलते हैं करेक्शन। इसको बोलते हैं करेक्शन, इसको बोलते हैं शॉर्ट करेक्शन। माने ऐसा नहीं कि परमानेंटली नीचे गिर रहा है, कुछ देर के लिए ये पीछे मुड़ के देख रहा है, कुछ देर के लिए पीछे मुड़ के देख रहा है। ये पीछे मुड़ के देखने के टाइम पे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, जिसने पहले बस मिस किया था, माने अगर मानो पहले आपको जब ये सस्ता चल रहा था बीपीसीएल का शेयर, तब मानो आपने नहीं लिया था, अब ये थोड़ा सा करेक्शन किया है, लेकिन ये नीचे गिरा क्या है, लेकिन करेक्शन है। आपको समझना पड़ेगा कि ये गिरने वाला बात है कि करेक्शन वाला बात है। समझ रहे हो सर? वही फ्लैग फॉर्मेशन आपको कंफर्म करेगा कि ये गिरने वाला बात है कि सच में परमानेंटली गिरेगा, कि ये कुछ देर के लिए फ्लैग फॉर्मेशन किया है। तो अगर आपका बस पहले मिस हुआ है तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। बाई करने का मैंने फिर से आपको ट्रेंड मैंने खरीदने का मौका देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा एनालिसिस सुन लो, फिर जिंदगी भर काम आएगा। देखो, तो इन द करेक्शन फेज द प्राइस वुड जनरली मूव विद इन टू पैरेलल लाइंस। जब करेक्शन होगा तो ये दो पैरेलल लाइन बना लेगा। ये देखो, जैसे एक झंडा का क्या होता है, स्तंभ होता है ना, पिलर होता है, फिर उसके बाद मार्केट अप जाता है, फिर एक सर्टेन लेवल पे दोनों माने बेसिकली जब भी आप इसको दोनों पैरेलल लाइन के अंदर रखोगे ना, वो एक सिमिलर पैटर्न से नीचे गिरेगा, तभी जाके उसको झंडा बोलेंगे, माने फ्लैग बोलेंगे। फ्लैग पैटर्न टेक्स द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम माने दो पैरेलल लाइन के बीच में जो रेक्टेंगल होते हैं उसे पैरेललोग्राम कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। एंड दे हैव ए अपीयरेंस ऑफ ए फ्लैग ऑन द पोल। ठीक है, पोल माने वही जो झंडा का जो लकड़ी होता है ना। द प्राइस डिक्लाइन कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 5 एंड 15 ट्रेडिंग सेशन। ये जो प्राइस डिक्लाइन होता है ये 5 से 15 दिन का डिक्लाइनिंग हो सकता है। 5 से 15 दिन माने ये जो पीछे मोड़ के देखा ना, ये 5 से 15 दिन का मार्केट गिरा होगा, फिर उसके बाद देखो फिर से ट्रेंड लिया है। अब इंटरेस्टिंगली इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये इतना देर से आपको क्या दिखाया गया कि फ्लैग बनता कैसे है, लेकिन फ्लैग बने तो करना क्या है। तो विद दिस टू इवेंट्स प्राइस रैली एंड प्राइस डिक्लाइन, तो यहाँ पर दो चीज हुआ है, एक बार प्राइस रैली हुआ है और एक बार प्राइस डिक्लाइन हुआ है। नॉर्मली प्राइस रैली बहुत ही शॉर्ट पीरियड में काफी लंबा हुआ है, और डिक्लाइनिंग फॉर ए वेरी फ्यू डेज, वेरी फ्यू सेशन माने कुछ दिनों के लिए हुआ है। Occurring consecutively, a flag formation is formed. So when flag forms, stock invariably spurts back suddenly and continues to rally upwards. माने कुछ दिन के लिए जो रिटर्न माने करेक्ट किएगा, उसके बाद वो फिर से आप ही करेगा। माने ऐसा नहीं कि वो गिरता रहेगा, वो फिर से आप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। মানে ওটা শর্ট টার্ম একটা টাইম করেছে। ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था। आप बोलोगे सर क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे 3-4 रीजन होता है। एक, बीपीसीएल के स्टॉक में कोई खराबी नहीं था, यानी इसका ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टॉक ठीक ठाक पोजिशन पे था। लेकिन कुछ लोग जो इतना दिन से स्टॉक में होल्ड किया था, उनका मानो ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ होल्ड किया था, फिर इसमें उनको प्रॉफिट आ गया। अब उनको लग रहा है कि भाई बहुत हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर गाड़ी को खाली करेगा। ये गाड़ी है ना, गाड़ी खाली कर रहा है, तो जैसे ही कुछ लोग खाली करेगा, सब लोग खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग खाली कर रहे हैं। ওখানে ডিটেইলস हाँ हाँ, खाली माने सेल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सही पॉइंट उठाया नंदन ने। नॉर्मली मार्केट में 3 तरह का लोग होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में एफआईआई डेटा दिखाया, डीआईआई डेटा दिखाया, ठीक है, और हम लोग रिटेलर के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेल बेसिकली रिटेलर करते हैं। हाँ हाँ, वही हाई नेटवर्थ, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, माने वो लोग रिटेलर का ही बड़ा वर्जन है, माने झुंझुन वाला टाइप्स, झुंझुन वाला टाइप्स माने इंडिविजुअल्स बट बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI कहते हैं, HNI। ठीक है, बड़े बड़े जैसे रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, आपका जो राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, डॉली खन्ना, शर्मा ना, विजय केडिया, डॉली खन्ना बोल के भी एक है, एक लेडी है, और उसका पोर्टफोलियो गजब का, लोग फॉलो करते हैं उनको काफी। ठीक है, डॉली खन्ना, उसका एनालिसिस काफी अच्छे होते हैं, लेडीज। ठीक है, इस तरह का मोटामोटी काफी है, 8-10 लोग हैं, ठीक है, जो टॉप लेवल मार्केट में एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स करते हैं। ऐसे सबका नाम तो लोग जानते नहीं है सर, बट जिनका नाम थोड़ा सा मार्केट में फैल जाता है। ठीक है, जैसे झुंझुनवाला जी का नाम बड़ा फैल गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके झुंझुनवाला जी ने कितना नेटवर्थ बनाया था जानते हो? अप्रॉक्स 20 से 25,000 करोड़, 45 बिलियन डॉलर, 20 से 25,000 करोड़ सारा पैसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करके ही कमाया। और उसमें मेन जो उनका मैंने मेन तरकीब जो था वो था टाइटन।
টাইটেন আছে, লুপিন আছে। हाँ लुपिन तो बाद में, फिर भी मेनली टाइटन, বড় স্টোরি। टाइटन ही उनको बनाया जुनिन वाला को। जब टाइटन का शेयर 10 टका 15 टका 20 टका चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने टाइटन पे पूरा पैसा लगा दिया, और आज का टाइटन 3000 3,500 में चल रहा है, और वही उसका मेन पोर्टफोलियो ग्रोथ का रीजन बना। और जब मार्केट में कुछ मतलब जब मैंने बेसिकली ना, एक बड़ा इन्वेस्टर का या वेल्दी होने का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि जब उसको कोई नहीं पहचानता, अगर आप उस टाइम पे उसको पहचान लेते हो ना, तो जाके आप सच में वो दिन देख पाओगे। इतना आसान नहीं होता, इट्स टेक टाइम, समय भी लगता है, बट ये होता है। अच्छा चलो इसमें फोकस करते हैं पॉइंट पे। जुनिन वाला का कैरेक्टर तो उन्हीं को पता है। तो यहाँ पर बेसिकली FII DII रिटेलर, ठीक है, एंड HNI। तो बेसिकली FII DII यहाँ पर कुछ नहीं करता है सर। ये जो सिचुएशन देख रहे हो ना सर, FII DII बेसिकली अभी भी नेट बायर ही है, या फिर सेल किया भी ना, पूरा नहीं, हल्का फुल्का सेल कर सकता है, हल्का फुल्का। मेनली रिटेल सेल होगा, माने हम आप जैसे लोग जो इतना दिन से होल्डिंग करके रखा था, वो सोचेगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हैं, वो यहाँ पर सोचेगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हैं। और एक समझ में आ रहा है, और एक ऑनलाइन में है? बोल। ओके सर, ओके। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ये लोग करने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चालू किया। मानो यहाँ पर होल्ड किया था 350 में, पॉइंट टू बी नोटेड। जब स्टार्ट किया था तब 350 था, इस पॉइंट पे आके दाम कितना हुआ, 550 से स्टॉक गिरने लगा, है ना, अप्रोक्स 550 में। तो 350 से 550 गैप कितना होता है, 200 का। तो 200 टका प्रॉफिट बुक करेगा पर शेयर पे। अब जिसने जितना इन्वेस्ट किया था, 100 शेयर, 1000 शेयर, 50 शेयर, 10 शेयर, समझ में आ रहा है ना सर। अब ये लोग प्रॉफिट जैसे बुक करेगा, प्रॉफिट बुक करने के लिए करना क्या है, सेल करना है। तो ये लोग सेल करना चालू किया रिटेलर वाले, और जैसे ही सेल करना चालू किया मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन क्योंकि ये सेल वीकेंड सेलिंग है, माने बहुत जोर का FII DII सेलिंग नहीं है, तो मार्केट पूरी तरह से नहीं गिरा सर, कुछ दिनों के लिए मार्केट गिरा है। और जैसे ही कुछ दिनों के लिए मार्केट गिरा है, उस टाइम पे आपको वापस मौका मिलता है 500 के आसपास में, अब वापस बाई कर सकते हो, यू कैन बाई अगेन। लेकिन उसके लिए आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या फ्लैग बना है, क्या फ्लैग बना है, ये आपको देखना है। इसको टाउ के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज अनदर एक्यूमुलेशन फेज। टाउ थ्योरी में बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है ना, एक एक्यूमुलेशन, एक मार्कअप, एक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक मार्कडाउन, है ना। हम लोग यही चीज लास्ट 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो ये देखो सर, मैं आपको फिर से एक बार टाउ थ्योरी के बारे में बताता हूँ। ये ग्राफ को देखो, टाउ क्या कहता है, मार्केट डाउन, ऐसे सिचुएशंस में ये क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये जो फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, क्या हो रहा है वहां, हाँ, एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक फ्रेश एक्यूमुलेशन। ये देखो, फिर इसके बाद मार्केट ग्रो किया ना, इसके बाद देखो फिर से थम गया। ऐसे तो देखो ये कॉपी बुक डेफिनेशंस में ऐसा दिख रहा है, बट रियल में थोड़ी ना एकदम एग्जैक्टली होगा, थोड़ा सा तो चेंज होगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करना है सर, ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी बुक जैसे किताब में पढ़े हैं एग्जैक्टली नहीं होगा। ये देखो हम लोग जो भी फ्लैग देख रहे हैं बीपीसीएल के चार्ट में, वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना। देखो थोड़ा सा टेढ़ा है, और ये देखो ये भी तो फ्लैग ही बना। हाँ सर, समझ रहे हो, ठीक है, बस थोड़ा सा नीचे है और कुछ नहीं। क्योंकि मार्केट जब गिरता है थोड़ा तो नीचे आता ही है ना। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो डाउ थ्योरी कहता है, कि एक सर्टेन टाइम में लोग स्टॉक को बाई करते हैं, ये एक्यूमुलेशन फेज माने बाइंग जो। इसके बाद स्टॉक में रैली आता है, जिसको डाउ कहते हैं मार्कअप फेज। रैली माने मार्कअप फेज, जिसको हम लोग कॉमन सेंस में ट्रेंड भी कहते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट वापस थोड़ा सा सेल होता है, वीकेंड सेलिंग, यानी पूरा पूरी नहीं गिरेगा, हल्का हल्का लोग सेल करके निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक करेगा। लेकिन FII DII तभी भी होल्ड करके रखेगा। और वही रीजन है कि जो लोग पहले नहीं खरीद पाया था, वो यहाँ पर बाई करेगा। और फिर से देखो उसमें फिर से रैली बाकी है, यानी उसके उसमें जान अभी भी है। जैसे इंडियन इंडेक्स के बारे में अभी भी कहा जा रहा है कि इसमें अभी भी जान है। ये जो हमारे जो करंट निफ्टी है ना, ये अभी अभी 21,360 में है। लोगों को लग रहा है बहुत बढ़ गया, नहीं सर, ये इसका जान अभी, आप इलेक्शन तक तो आराम से 2024 के दुर्गा पूजा तक आप आराम से सोच सकते हो कि ये मार्केट का रैली बना रहेगा, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशंस ना हो तो। यानी हो सकता है अभी कोई वार सिचुएशन समथिंग लाइक दैट, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस अगर ना हो, तो ये रैली बना रहेगा।
ये रुकने का नाम नहीं लेगा। अब देखो अभी इकोनॉमी है, कभी कुछ सर्टेन सिचुएशंस आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही चलता गया, कोई नेचुरल फिनोमेना भी मानो नहीं आया, ऐसा होता है ना, साइक्लोन आ गया, कुछ जैसे भूकंप आ गया, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता गया तो ये रैली रोकना मुश्किल है। हाँ, ऐसे नहीं कि रातों रात बढ़ जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। बीच बीच में ऐसा आपको फ्लैग दिखेगा, तो अगर आप पहले बस मिस की हो तो आप ले लो। बात समझ में आ रहा है सर? বোঝা যাচ্ছে তো? অসুবিধা হচ্ছে না তো? ঠিক আছে, অসুবিধা হলে বলবি, ঠিক আছে, রিপিট করে দেবো কি আছে। अच्छा, देखो सर, तो हम लोग फिर से उसी पॉइंट में जाएंगे जिस पॉइंट में हम लोग बात कर रहे थे। तो फ्लैग फॉर्मेशन से बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है मार्केट में, ट्रेडर के लिए, ठीक है। ट्रेडर को नॉर्मली ट्रेडर को क्या लगता है, नहीं नहीं और इसमें मौका नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टॉक मेरे दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में बात करें। প্ল্যাটফর্ম আছে, हम्म, প্ল্যাটফর্ম আছে, हाँ, पेचिस। ফ্ল্যাগ ইন্ডিয়াতে আছে। সবচেয়ে বেস্ট ফ্ল্যাগ ফরমেশন আমি আগেরবার বলেছিলাম ওই যে ইন্ডিগোতে। इंडिगोते। হ্যাঁ, ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন। अच्छा, देख सकते মানে পুরো কপি বুক আছে। कॉपी बुक पूरा। আমরা আগে যে ক্লাসে ছিল তখনই বলেছিলাম। जम्मू कश्मीर बैंक में ये देखो, मैं एक्चुअली मैं जम्मू कश्मीर बैंक इसलिए ओपन किया, ये देखो एक फ्लैग फॉर्मेशन के जैसा कुछ हो रहा है, देख, ये देख। क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक में ना अभी भी जान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक एक तो रिसेंटली कश्मीर का मैटर को लेके गवर्नमेंट ने एक फाइनल डिसीजन दे दिया। सेकेंडली, इसका जो रिसेंट रैली हुआ था, उस रैली में काफी लोग इस पॉइंट पे बाय किया था, ठीक है, इस पॉइंट पे बायर बना था। सबसे अच्छा रैली तो स्टार्ट हुआ था सर यहाँ पर, ये देखो, रैली इसका मेनली स्टार्ट हो गया था जब इसका शेयर 100 के आसपास था। यहाँ पर देखो एक हैमर दिख रहा है, ओवरऑल ये क्या है सर, ओवरऑल आई थिंक ये एक मॉर्निंग स्टार है क्या? काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार एकदम परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, सिंगल हैमर, ठीक है, और साथ में एक हैमर भी है, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल जोन था जब यहाँ पर ये बायर बना था, मैंने अराउंड 104 मान के चलो सर। 104 में नॉर्मली लोगों ने होल्डिंग किया था, कितना दिन पहले का बात है, 25 नवंबर के आसपास, 26 नवंबर। अब देखो सर, रैली इसका चल रहा था, बट मेनली रैली यहाँ पर हुआ, ये रिसेंटली जिस दिन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक के थ्रू से ही जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का बहुत पैसा आ रहा है, और जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस अच्छा होगा, इंटरनेशनली जितना फंड आएगा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर बैंक के थ्रू से ही उसको रूट किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस है, तो इसलिए देखो, जब यहाँ पर ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर देखो एक हल्का सा पीछे आ रहा है ना, आप लोग प्लीज इसको फॉलो करिएगा। मुझे लग रहा है कि ये फ्लैग फॉर्मेशन होगा, ये देखो, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कंटीन्यूअसली डाउन है, वॉल्यूम थोड़ा डाउन है, लेकिन फ्लैग बन रहा है। ये एक्चुअली मैं चेक किया था सुबह, इसलिए मैं थोड़ा सा याद आया बोल के। এটা কি বিএসসি? হ্যাঁ, বিএসসি বিএসসি ইন্ডেক্স কোনটা? এনএসসি, এটা বিএসসি না এনএসসি? কোথায় এখানে? বিএসসি এটা এটা এইখানেই দেখায় তো। এই তো স্যার, এখানে একদিনের পাশে বিএসসি কোথায় লেখা আছে বিএসসি? তো দেখছো জন্ডে এই তো বিএসসি লেখা, ঠিক আছে। বিএসসি তে দেখ, এনএসসি তে দেখ, খুব একটা ডিফারেন্স হবে না। নোটাস নি বিএসসি তো দেখুন, এনএসসি তে করবে, এনএসসি তে লিকুইডিটি বেশি থাকে। হ্যাঁ, আদানি পোর্ট, চলো আদানি পোর্ট, অমলেন্দু থেকে রেকমেন্ডেশন। কত দিনের চার্ট দেখবো? এতে তো এরকম কিছু দেখাচ্ছে না হবে না, ফ্ল্যাগটা নিচের দিকে নামে নিত, না এইটা ফ্ল্যাগ ফরমেশন হতে গেলে এই জিনিসটা একটু এইরকম হতে হবে, এই জিনিসটা একটু এরকম হতে হবে, এটা ঠিক ফ্ল্যাগ ফরমেশন হয়নি, এটাকে ঠিক বলতে হবে। ছোট করবো, এটা ডে তে আছে, পোর্ট তো, হ্যাঁ, আদানি পোর্টে ঠিক ফ্ল্যাগ ফরমেশন করেনি। আচ্ছা, কি বলছিস তুই, কি বলছিস বল? ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন, আচ্ছা, ইন্ডিগো তাই তো, ইন্টারগ্লোব, ইন্টারগ্লোব কোথায় রে? এই তো প্রথম নাকি এনএসসি তে নেবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে তুমি প্যাটার্ন কোথায় গেল? উইকলি চার্টে উইকলি চার্টে
ওকে অনেকদিন আগে ঢুকেছিল। এই বাজাজ হ্যাঁ ফিনল্যান্ড ইয়েস হয়েছে 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 পেয়েছি, একদম রিসেন্টলি হয়েছে। রেশমি দেখো বুঝতে পারছো? এই তো এই তো বুঝতে পারছো? এটা তো রিসেंट। अच्छा देखो सिचुएशन सिचुएशन को समझने का कोशिश करो। फ्लैग फॉर्मेशन जब भी होता है वो कुछ दिनों का ट्रेंड को चेंज करता है, परमानेंट चेंज नहीं होता वो, है ना? इट्स नॉट अ परमानेंट डाउनफॉलिंग, कुछ फ्यू दिनों के लिए वो मूवमेंट क्रिएट करता है। इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि जब भी आपको मार्केट में ऐसा सिचुएशन दिखता है तो आपको फिर से रेडी हो जाना चाहिए बाई करने के लिए। मैंने मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ पर डाउनग्रेडेशन था, मैं ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ तो ये क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है, वो वीकली चार्ट देख सकता है। मैंने आप 15 डेज 20 डेज 30 डेज के लिए ट्रेड लेना चाहते हो तो उन इस ऐसे सिनारियो में आपके लिए बहुत बढ़िया होता है मार्केट को समझने का, किसी स्टॉक को एनालिसिस करने। अब इसमें जैसे ये डाउन मोमेंट था, इसके बाद देखो यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पर एक हरामी बना है, बुलिश हरामी, यानी एक बड़ा कैंडल उसके बीच में छोटा सा एक बच्चा कैंडल, ठीक है। फिर यहाँ से देखो मूवमेंट चालू हुआ। अभी मैं कैंडल पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ डाउ थ्योरी को यूज करूँ तो दिस इज एक्यूमुलेशन फेज। हाँ सर, एज पर डाउ थ्योरी दिस इज एक्यूमुलेशन फेज। मैं ज्यादा पैटर्न पे अभी कैंडल पे नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ डाउ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अमेरिका में तो कैंडल था ही नहीं पहले, है ना? तो वो लोग सिर्फ डाउ पे फॉलो करता था। कैंडल मैं तो बहुत मानता हूँ, सबको मानना भी चाहिए, बट अगर माना कि किसी को कैंडल समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, या फिर कैंडल नहीं देख रहा है, वो सिर्फ ओवरऑल सिचुएशन को देखे एज पर डाउ। तो एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन के बाद ये मार्कअप फेज, ठीक है। फिर मार्कअप फेज के बाद यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया, लेकिन ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता ना तो एक लंबा समय के लिए इस तरह का सिचुएशन होता, वॉल्यूम साइड ठीक है। ये काफी कम समय के लिए ऐसा हुआ है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना तो साइडवेज मार्केट और कुछ दिन ऐसा चलता, तब वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को होता, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं है। ये बेसिकली वो शॉर्ट टर्म करेक्शन है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, और ये शॉर्ट टर्म करेक्शन अल्टीमेटली फ्लैग का जन्म देता है। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन फ्लैग का जन्म देता है। देखो जन्म दिया भी है, ये देखो मार्केट अगला देखो, बोला ना 5 से 15 दिन मैक्सिमम कितना होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम क्या बोलते हैं 5 to 15 सेशंस आपका मार्केट करेक्शन हो सकता है। और देखो इंटरग्लोब में सिमिलरली ऐसा ही एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अच्छा मजा का बात देखो, यहाँ पर फिर से अमलेंदु था, अनदर तुम्हारा नंबर फेवरेट हरामी, ठीक है। वर्ड पे मत जाओ, हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, माँ के पेट में बच्चा जैसे होते हैं। पैटर्न 1 पैटर्न 2, कोई बोलेगा सर रोज आप ये बात क्यों करते हो? अरे सर है तो बोलना पड़ता है, क्या स्पिनिंग टॉप पे, ठीक है। ये देखो सेकंड वाला स्पिनिंग टॉप है, पैटर्न 1 एक बड़ा कैंडल है, और पैटर्न 2 जो है वो ठीक एक बड़ा कैंडल के बीच में एक छोटा कैंडल, ठीक है। हाँ थोड़ा सा, लेकिन हरामी बना है सर, डाउन ट्रेंड में बना है, और ये डाउन ट्रेंड में हरामी प्लस मॉर्निंग स्टार की तरह एक सिचुएशन। चलो आप उसको छोड़ो। तो बेसिकली इस पॉइंट से मार्केट वापस रिवर्स किया, माने बेसिकली फ्लैग फॉर्मेशन खत्म, बेसिकली फ्लैग फॉर्मेशन खत्म, ठीक है। तो जैसे ही फ्लैग फॉर्मेशन खत्म होता है, अब इस पॉइंट में आपको अगेन बाय करना चाहिए। माने ट्रेडर को क्या करना चाहिए, 2400 में बाय करो, 2400 में, या फिर एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो आपका बाइंग जोन बनता है दिस एरिया, ये 242530 में बाई कर लो। अगर आप अच्छा रिस्क टेकर हो 2412 में बाई कर लो। माने बेसिकली हरामी बनने के बाद, रश्मि बात समझ में आ रहा है? हरामी जिस दिन बना है, माने जो नीचे जो 2 कैंडल बना है ना, माँ के पेट में बच्चा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वाला कैंडल बनने के बाद आपको लेना चाहिए 2412 में, और फिर चुपचाप 10-15 दिन के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड बन गया वापस। मैंने वो अपना मूवमेंट को वापस चेंज कर दिया है, मैंने जिस ट्रेंड में था उसी ट्रेंड में चला गया। वो कैसे बुलिश ट्रेंड में था, उसका पहला ट्रेंड बुलिश था, बीच में करेक्शन, फिर अल्टीमेटली जा रहे हैं आगे। ये चीज समझने का एक डाउ ही नहीं है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एलियट समझाऊंगा, एलियट जानेंगे तो और पागल हो जाएंगे, ठीक है। एलियट वेव थ्योरी, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन समझाऊंगा कि मार्केट में ये जो होता है ना, कितना भरोसा के साथ हम लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं।
उन लोग बोलेंगे सर क्या गारंटी है, अरे गारंटी है तभी तो बोला जा रहा है। ये भरोसा तो पाने के लिए तो आप लोग सीखने आ रहे हो ना। और ये कि मेरे मुंह से तो मैं तो बस बता रहा हूँ, बाकी तो दुनिया इसका प्रमाण है। ये आज से नहीं 100 ईयर से चल रहा है, मोर देन दैट। ऐसा बार बार हुआ है। तो आप ডিস্ট্রিবিউশন তো এখন কিছু হচ্ছেই না, এখন ট্রেন্ডে আছে। কোনো ডিস্ট্রিবিউশন এখন কোনো ডিস্ট্রিবিউশন নেই, এখন গভর্নমেন্টও ডিস্ট্রিবিউট করে। এখন কোনো ডিস্ট্রিবিউশন নেই, এখন এখন ট্রেন্ডে আছে। যদি কেউ এখন কেনে, ঠিক আছে, যদি কেউ এখন কেনে, 15,000 কোটি টাকার ঠিক একটা আছে, যদিও এখন কেনার মতো সিচুয়েশন আমি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ কোনো ক্যান্ডেল নেই এখানে। কেনার পারফেক্ট টাইম এটা ছিল। যদি কিনতে হতো ইন্টারগ্লোবকে, তাহলে 2394 কেনা উচিত ছিল, বা 2400 কেনা উচিত ছিল। 2400 থেকে 90। दिस इज द टाइम फॉर द बाय, ये बाइंग जोन था। ठीक है, अच्छा उस पे उसके बाद भी अगर किसी ने नहीं लिया तो यहाँ पर लेना चाहिए था 2459 में, जब हैमर बना था। देख रहे हैं हमारे हथौड़ी की तरह। ठीक है, ये सिचुएशन अगर आपने हमेशा कब लेना चाहिए, बार बार समझो सर, एक्यूमुलेशन फेज इज द राइट टाइम टू बाय। दिस इज नॉट एक्यूमुलेशन टाइम सर। आपको वापस वेट करना चाहिए। दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, वापस वेट। यहाँ पर नॉर्मली लोभ होता है कि हे मैंने मिस कर दिया। नहीं सर, ग्रीड पे मत पड़ो। ग्रीडीनेस बहुत खतरनाक आता है मार्केट के लिए। आपको वेट करना चाहिए, क्या वापस एक करेक्शन आएगा। अगर करेक्शन आए, फ्लैग की तरह कुछ फॉर्म हो, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी डाउनग्रेडेशन सिचुएशन क्रिएट हो, फिर जाके आप ले सकते हो। अदरवाइज दिस इज नॉट द टाइम टू बाय। সবকটা গ্যাপ আপ ওপেনিং। ठीक है, ये टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इंटरग्लोब में फिर से कुछ पैसा आ रहा है, तो आप ट्रेंड पे कर सकते हो। 15,000 কোটি ठीक है, টাকা। ट्रेंड पे कर सकते हो, बट नॉर्मली मार्केट कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा आपको कि ऐसे सिचुएशंस में बाय करने का। हो सकता है कि आपका बस मिस हो जाए, बट ये आपको बाय नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं। भले ही हो सकता है कि कल आप देखोगे कि मार्केट 3100 में चला गया इसका, फिर भी मैं बोलूंगा ना। लाल पेन मैंने किने और दिन में चले। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्मली रिकमेंड नहीं करूँ, बट फिर भी अगर आपको ट्रेंड समझ में आता है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप कर सकते हो। लेकिन राइट टाइम क्या था, जब मार्केट थम गया था, एक्यूमुलेशन फेज में था। ये फेज एक्यूमुलेशन का था, ये राइट टाइम था। आपको मार्केट में ऐसे बहुत मौका मिलेगा सर, जब जब मार्केट में एक्यूमुलेशन चला है। ठीक है, जब जब मार्केट में एक्यूमुलेशन चला है ना, ऐसा बहुत मौका मिलेगा। आप सही मौका निकलने के बाद अगर करोगे तो वो राइट टाइम नहीं है। देखो, एक बैट्समैन जब क्रिकेट में छक्का लगाता है ना, तो सही बॉल मिस होने के बाद अच्छा बॉल में लगाने जाएगा तो क्या होता है, आउट ही होता है ना। तो वही चीज नहीं करना है। जब बॉल खराब मिला था तब तुमने डिफेंस क्यों किया, समझे कि नहीं। फुल टच बॉल में डिफेंस किया और गुड लेंथ बॉल में छक्का लगाने जाओगे तो आउट हो जाओगे ना। वही चीज है, ये गुड लेंथ बॉल चल रहा है। अब गुड लेंथ बॉल में हो सकता है विराट कोहली की तरह टैलेंट हो तो छक्का लगा दिया कोई, बट अगर टैलेंट ना हो तो आउट ही होने का चांसेस ज्यादा है। समझ गए ना सर, ये है फ्लैग फॉर्मेशन। अच्छा, फ्लैग फॉर्मेशन किसे यूज करना चाहिए, फॉर ए ट्रेडर हु हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी मिस किया है वो फिर से स्टॉक को बाय कर सकता है। फ्लैग फॉर्मेशन ऑफर्स ए सेकंड चांस टू बाय। ऐसे बोलते हैं ना, इंसान को हमेशा दूसरा मौका मिलता है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ये वही दूसरा मौका है कि अगर आपने पहले नहीं ले पाया, अब ले सकते हो। ठीक है, लेकिन देख लो सर, मार्केट में ना 5000 7000 कंपनी है, उसमें से अगर आप कम से कम 15-20 स्टॉक को भी आप रेगुलर बेसिस में ट्रैक करते रहोगे ना, आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल जाएगा। बिलीव मी, आपको 5000 कंपनी के पीछे नहीं भागना है। जस्ट आप शॉर्ट लिस्टेड करो, निफ्टी 50 में 50 है, सेंसेक्स में 30 है। ठीक है, कितना हो गया, उसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में कॉमन हो जाएगा सारा। ठीक है, बहुत सारा कॉमन है। अच्छा, कुछ आप निफ्टी नेक्स्ट 50 से ले लो। नेक्स्ट अब मैं कहाँ से लोगे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको क्या करना है, जिनको नहीं पता उनको तो बताना चाहिए ना सर। অ্যামাজন আমেরিকা ওটা এখানে না, করতে পারো, বাট এখানে ইন্ডিয়ান কোনো মার্কেট থেকে পারবে না। তোমাকে ফরেন ব্রোকিং ফার্মের মাধ্যমে করতে হবে। একমাত্র ইন্ডেক্স ফান্ডের থ্রুতে ভাবে দেখতে হবে। আর না হলে কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের থ্রুতে করতে পারো। ইন্ডেক্স ফান্ডের বিটকয়েন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, ওটা আলাদা জিনিস, ওটা এখানের সঙ্গে কোনো কানেক্টিভিটি নেই। ঠিক আছে, আর অ্যামাজনে এখন ইনভেস্ট করতে হবেও না। ये अभी पहले इंडियन मार्केट में करो सर, इंडियन मार्केट में ग्रोथ अमेरिका से ज्यादा है। এই বছর মার্কেট কত রিটার্ন দেয়? 10-15%।
মানি কন্ট্রোল একটা স্টাডি পাবলিশ করে 13টা কোম্পানি আছে যারা 10 টাইমস হয়ে গেছে এই এক বছরের মধ্যে। अरे इंडियन मार्केट में ये तो है, अमेरिका पागल है क्या? इधर अमेरिका इधर पैसा इसलिए थोड़ी ना लगा रहा है। 616টা কোম্পানি আছে যারা 100% রিটার্ন দিয়েছে। ये देखो सर, मैं यहाँ पे एनएसई इंडिसेस ओपन किया, आप भी चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। ये देखो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, देख रहे हो सर? ये देखो, अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्लिक करोगे ना, मेन निफ्टी 50 में क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 में पूरा कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, निफ्टी 50 का पूरा कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। और अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्लिक करोगे, लिस्ट को लिस्ट देखा अच्छा लगा रहेगा ना, व्यू ऑल, ये देखो व्यू ऑल करोगे आपको पूरा नेक्स्ट 50 है। देखो अदानी ग्रीन, इंडियन ऑयल, एसआरएफ, बीएल, चोला फाइनेंस, ठीक है, पिडिलाइट इंडस्ट्री, ट्रेंड, ठीक है, वेदांत, गेल, जाइडस लाइफ, एसबीआई कार्ड, ये सब नेक्स्ट 50 है। नेक्स्ट 50 में आपको ग्रोथ कंपनी बहुत मिलेगा, ठीक है। तो आप 100 कंपनी चूज कर लो सर। निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, ये निफ्टी 50 है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ये देखो ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में आपको ये बेस्ट है ऑब्वियसली, বেশি ছোট দিকে লাভ নেই 300 পাবেন। ठीक है, और ज्यादा छोटा पे नहीं जाना चाहिए, उसमें रिस्क बहुत होता है, রাত রাতে 10টা ठीक है। आप लोग अभी आप लोग अभी न्यू हो ना, आप लोग ये सब में मत जाओ, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा फिर खुद करना। तो ये स्मॉल कैप में बाद में जाना, स्मॉल कैप में ग्रोथ अच्छा होता है। मैंने बहुत लुभाता है स्मॉल कैप, कुछ कंपनीज इतना लुभाएगा ना जैसे लगेगा कि सारा पैसा उसी में डाल देते तभी करोड़पति हो जाता है। लेकिन वो आपको करोड़पति भी बना सकता है, रोडपति भी बना सकता है। कुछ दिन बाद देखो कि घर बार बिक के रास्ते में जाके बैठे हो, ওই सारा पैसा अचानक से डूब गया, किसी कंपनी का मैनेजमेंट पूरा पूरी खत्म हो गया, फिर आपका पैसा कब मिलेगा पता नहीं, वो खत्म, मान के चलो रोडपति बन जाओ। इसे स्मॉल कैप कंपनी को जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। जब तक नॉलेज ना हो मत करो, क्योंकि आप लोग अभी न्यूली हो सर मार्केट में, आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं आ गया कि अब एक स्मॉल कैप कंपनी का पूरा बिजनेस समझ जाओगे और उसका अगला 10 साल समझ लोगे। उसको समझने की कम से कम और भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, कम से कम, डिपेंड करते हैं आप किस तरह से सीख रहे हो। फिर जाके आप एक स्मॉल कैप कंपनी को दाव पे लगा सकते हो कि भाई इस कंपनी में अपना पैसा लगाता हूँ, 5 लाख 10 लाख लगाता हूँ। अभी मत करना, खुद भी जाओगे और फैमिली के साथ चले जाओगे, डोंट डू दैट। इसीलिए सेफ्टी यही है कि नेक्स्ट 50 और 50, निफ्टी 50, ठीक है। मिड कैप से कुछ ले सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, सब एक साथ मुश्किल हो जाएगा। तो बस कुछ कंपनीज को ट्रैक करोगे ना आउट ऑफ 100, उसमें से आपको ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सारा खेल मिल जाएगा। मैं सिखाऊंगा लास्ट में, एक पूरा सिस्टम बताऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, मैं सब कुछ एक साथ एक जॉट डाउन करूँ, ठीक है। ट्रेड करने के लिए पूरा चेकलिस्ट, एक ग्रैंड चेकलिस्ट बताऊँ, ठीक है, उसमें आपको सारा चीज मैंने एक साथ कर दूँ। सो डोंट वरी फॉर दैट। पहले ये कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करो सर, कि मार्केट में कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, ये सब जरूरी चीजें हैं, क्योंकि इसी में नॉर्मली लोग फंसते हैं, है ना सर? क्या सही बोल रहे हैं नहीं? अच्छा, द लॉजिक बिहाइंड फ्लैग फॉर्मेशन इज फेयरली सिंपल। स्टीप रैली, ठीक है, स्टीप रैली जिसको अमूल्य निदान का लैंग्वेज में एक्सेलरेशन, that's a good language. The steep rally in this stock offers an opportunity for market participants to book profit. Invariably, the retail participants who are happy with the recent stock gain, क्योंकि रिटेल वाले का क्या है ना, वो छोटा छोटा प्रॉफिट में खुश होते हैं, ठीक है। हम लोग ठीक है, छोटा मोटा लोग, हम लोग जैसे लोगों का क्या है, अगर किसी स्टॉक में 20-25% आगे हो गया ना, बहुत हो गया भाई, निकल यहाँ से, ठीक है, तो वो निकल जाएगा, उसको उतना क्या, वो बढ़ेगा उतना कौन सोचता है, ये मेरे लिए काफी है। तो रिटेल वाले यहाँ पर बुक करता है। दिस लीड्स टू अ डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस as only the retail participants are selling, volumes are on the lower side, तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, वॉल्यूम कहाँ देखने को मिलेगा? आप एक एक कैंडल के ऊपर अपना ये रखो, आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा। नीचे जा से ये देखो, ये जो वॉल्यूम दिया है, ये स्टॉक ये देखो सर, नहीं ये तो शेयर का दाम है না না এই যে নিচে যে বারগুলো वॉल्यूम में ऊपर देखाবে, हाँ ये ऊपर देखाবে नहीं, हाँ ये देखो सर, जैसे जैसे मैं कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, ये देखो साइड में वॉल्यूम दिख रहा है, तो इसमें देखते पेज नाम होता है, लुक एट सर, ये देखो यहाँ पर मैं गोला कर रहा हूँ, ये देखो मिलियन 3.865 मिलियन दिख रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में बाय एंड सेल ज्यादा होता है। जैसे मानो अगर कोई 100 शेयर बाई कर रहा है, 100 बाई 100 सेल, 100 बाई कर रहा है, 100 सेल कर रहा है किसी कंपनी के शेयर में, तो वॉल्यूम कितना? 200 नहीं, हाँ
100। सिंगल ट्रांजेक्शन। क्योंकि मानो तुमको किसी कंपनी का 100 शेयर तुम्हारे पास है और वही शेयर मैं खरीद रहा हूँ, तो वही 100 शेयर ही ना मैं खरीद रहा हूँ, तो वॉल्यूम 200 कैसे हो? जैसे हम लोग किसी कंपनी का 100 शेयर अगर परचेस करते हैं तो 100 शेयर कोई बेच रहे हैं तो वही 100 शेयर है ना, वो 200 थोड़ी ना बन गया। लोग गलत करते हैं काफी बार कि 100/100 सेल तो 200 बना लेता है, नहीं, इट्स अ रॉन्ग कैलकुलेशन। ठीक है, जो 100 मैं खरीद रहा हूँ वही 100 तुम मुझे बेच रहे हो। अच्छा, नॉर्मल मार्केट में पता नहीं चलता कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, मान के चल रहे हैं कि मिस्टर ए बेच रहा है मिस्टर बी खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली 100 शेयर का वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, चाहे ग्रीन, जैसे देखो मैं जैसे जैसे आप इधर वाला लाल पे देखो गोला, जैसे जहां पर मैंने किया, जैसे जैसे मैं कैंडल के ऊपर रखूंगा उधर देखो वॉल्यूम चेंज होगा। देखो 7.256 मिलियन का वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट दिन आ जाओ, जिस दिन छोटा कैंडल बना है देखो 2.86 मिलियन। नहीं दिख रहा है सर? रेशमी के मन से पूछते हो, अच्छा এই দেখো আমি এই যে গোলাটা দেখো এইখানটায় চেঞ্জ হচ্ছে, ভালো করে দেখো। এই দেখো আমি গোল করে রেখেছি, ওখানটা চেঞ্জ হচ্ছে, দেখো আমি যে করছি চেঞ্জ হচ্ছে না? হ্যাঁ, এবার দেখো আমি এক একটা ক্যান্ডেলে রাখছি, এখানে চেঞ্জটা দেখতে পাবে। এই দেখো এখানে কত দেখাচ্ছে 2.69 মিলিয়ন, আমি নেক্সট ক্যান্ডেলে দিলাম দেখো চেঞ্জ হয়ে গেল 3.65। আমি তারপরেরটাতে এখন একটা দিচ্ছি দেখো 3.86। আমি একটা ছোট ক্যান্ডেলে রাখছি, দেখো কত দেখাচ্ছে 2.82। দেখছে? হ্যাঁ, মানে এটা থেকে কি বোঝা যাচ্ছে কি প্রত্যেক দিন কোন দিন কত বেশি ভলিউমে খেলা হচ্ছে। ভলিউম মানে বুঝতে পারলে তো, 100টা শেয়ার বাই 100টা শেয়ার মানে 100, তাহলে 3.86 মিলিয়ন ভলিউম মানে 3.86 শেয়ারে কেনা বেচা চলেছে মিলিয়ন। বোঝা গেল ব্যাপারটা? এবারে যেদিন ভলিউম বেশি হবে সেদিন ক্যান্ডেলের গ্রোথ থাকবে, তাহলে ট্রেন্ড থাকবে। ভলিউম বড় থাকলে ক্যান্ডেল বড় হবে, ভলিউম ছোট থাকলে ক্যান্ডেল ছোট হবে। এবারে ট্রেড কখন নিতে হয়? যখন ভলিউম বেশি থাকে। তাহলে যখন ক্যান্ডেল ছোট থাকে তখন ট্রেড নিলে তো তুমি কিছু পাবে না। ধরো যেদিনকে ক্যান্ডেলটা ছোট আছে, খুব সিম্পল, ধরো এই যে ক্যান্ডেলটা, আমি জাস্ট এই ক্যান্ডেলটা নিচ্ছি, তুমি যদি এই ক্যান্ডেলের দিনকে ট্রেড নাও শুধু, ঠিক আছে, তাহলে তোমার শেয়ার ধরো তুমি কিনেছিলে, এক্সাম্পল আমি একদম নিচটাতে রাখাচ্ছি, কততে, এক সেকেন্ড, ধরো আমি এইখানটাতে নিয়ে এলাম 2358 টাকা, বোঝা যাচ্ছে তো? আর ধরো আমি এখানটাতে 2383 টাকায় বেচবো ভাবছি, তাহলে গ্যাপই কি হলো আমার তো, মানে হার্ডলি 10-15 টাকার গ্যাপ দিচ্ছে, আর আমার ব্রোকারে যদি 10-15 টাকা নিয়ে, তাই না? তো নর্মালি এরকম আচ্ছা এটা তো একটা গেল। सबसे बड़ा बात क्या है कि ऐसे चीजों में तुमको नेक्स्ट दिन का क्या होगा तुमको क्या पता लगेगा, क्योंकि उस दिन तो वॉल्यूम नहीं है, मैंने ज्यादा लोग तो बाई सेल कर नहीं रहा है, तो मार्केट में तुमको कोई भी ट्रेंड नहीं मिलेगा। ट्रेडर नॉर्मली ट्रेंड फॉलो करता है कि अगर ट्रेंड रहेगा तो नेक्स्ट दिन मार्केट में ग्रो होगा या फिर मार्केट गिरेगा, कुछ तो होना चाहिए। तो अगर मैंने वॉल्यूम रहेगा तो आपको उसमें प्रॉफिट नजर आता है, और वॉल्यूम नहीं होगा तो आप बेसिकली ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट करोगे और ना ही लॉस ज्यादा खाओगे। एक नॉर्मल बात है, एवरेज बात है, मैंने मेहनत ही बेकार जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना सर? धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा सर, डोंट वरी। अभी तो बस तुम लोगों का शुरू हुआ है, तुम लोग का भी बहुत बाकी है, तुम लोग का भी बहुत बाकी है। ठीक है, सब चीज में आस्ते आस्ते बोलूंगा, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा सर, फ्लैग फॉर्मेशन के एंगल से इंडिगो का। सीरियसली देखो यहाँ पर देखो एकदम परफेक्ट, इसके बाद फिर से कैंडल बना, फिर से ग्रोथ मिला। रिकॉग्नाइज कैंडल तो रिकॉग्नाइज कैंडल तो एकदम परफेक्ट पैटर्न है ट्रेड लेने के लिए। जिसका बस यहाँ पर मिस हो गया वो अपना बस फिर से पकड़ ले, जो यहाँ नहीं ले पाया था, मैंने 1800 में जो नहीं ले पाया था उसको 2400 में फिर से मौका मिला है। গাড়ি এখানে নেই কি ওই লাইনটা ব্রেকআউট করার পরে? এই ঘন্টাতে এখন না না এখানে এই যে যেটা এই যে জায়গাটা যে ব্রেকআউট করলে যদি একটা লাইনটা নিই, কোন কত কত বলো, আমি বলছি পয়েন্টটা বলো। হ্যাঁ এখানে 2700 2600 তে যদি তুমি নাও তাহলে তো তোমাকে শর্ট সেল করতে হবে। না এখানে না, এখানটায় যে যেটা ক্রস ওভার ধরুন এপাশে তুমি ঘুরে যদি দেখো লাইনটা একটা লাইনটা নিই সেটাকে ব্রেকআউট দিল সেখানে যদি করতাম। ব্রেকআউটে যদি করতে, হ্যাঁ সেটাও করতে পারো, আমি বুঝতে পেরেছি ওর প্রশ্নটা। ও বলতে চাইছে কি এখানে একটা ট্রেন্ড লাইন বসাতে, ঠিক আছে, ওখানে ট্রেন লাইন সেটার ব্রেকআউটে ও আমাকে এই জায়গাটা বলতে চাইছে। সাপোজ ধর এইখানটাতে একটা, এইখানটা তো হ্যাঁ জায়গাটা
কিন্তু এটা কি পারফেক্ট জায়গা হচ্ছে কেনার জন্য? তুমি কি করে বুঝবে কি এখানটা থেকে গ্রোথ আছে? এখানে গ্রোথ হওয়ার একটাই রিজন থাকবে তোমার কাছে, যদি তুমি ইকোনমিক্যালি স্ট্রং হও। কারণ এখানে কোম্পানির যদি কোনো ফান্ডামেন্টাল কিছু হয়েছে, স্ট্রংনেস হয়েছে, তবেই তুমি এই গ্যাপ আপটা বুঝতে পারবে। মানে এই যে গ্যাপ আপ ओपनिंगটা दिए 2657 তে, ये 2006 মানে 2657 का जो गैप अप हुआ है, इस गैप अप को समझने के लिए कैंडल आपको साथ नहीं देगा, पैटर्न भी आपके साथ नहीं है। कौन सा पैटर्न आपके साथ है यहाँ? হ্যাঁ, এটা বোঝার থাকে তাহলে তোমাকে এখানে মানে এই যে মিনিট চার্ট দেখতে হবে বা আওয়ারলি চার্ট দেখতে হবে। এই যে এগুলো সব ছোট চার্ট, এই ছোট চার্ট গুলো দেখলে তুমি বুঝতে পারবে কি হচ্ছে। এবারে এটা কি হতে পারে, এটা এক সপ্তাহ চার্ট। এবারে আজকে ধরো এটা আজকে শুক্রবার, তো ঠিক আছে, আজকে শুক্রবার মার্কেট ক্লোজ হয়ে যাবে। এবারে নেক্সট দিন এই ইন্ডিগোর উপরে যদি নতুন কিছু ঘটনা ঘটে, তাহলে এর ট্রেন্ডে থাকতে পারে, নালে সাইডওয়েজ চলে যাবে। এবারে যেটা আমাকে প্রশ্নটা ধরনী বলছে, इसका जो सवाल है, इसका कहना है कि सर अगर इस पॉइंट पे जहां पर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था, ठीक है नंदन, इसका सवाल समझ में है ना? सर ब्रेकआउट में क्या हम ले सकते हैं? जैसे लास्ट दिन हम लोग ब्रेकआउट की बात कर रहे थे, यस्टरडे वाला क्लास में यही बात कर रहे थे कि रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। ये कल का क्लास था, यस्टरडे वाला क्लास मैं शेयर कर दूंगा तक, तो उसमें एक बार सुनना कि मार्केट रेंज में चलते चलते अगर ब्रेकआउट दे दिया तो तुमको क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली तुम ले सकते हो, बट इन दैट केस तुम्हें बाय करना चाहिए इस रेंज में 2657 में, और मार्केट में अगर ट्रेंड बन गया ना तो तुम यहाँ तक अभी होल्ड कर सकते हो, और तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मानो टारगेट है मानो 2900, ठीक है, तो 2900 तुम्हारा टारगेट है, और तुमको स्टॉप लॉस करना चाहिए इसी रेंज को, माने अराउंड 2600 तुमको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। माने जहां से तुमने स्टार्ट किया वही तुम्हारा स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर हाँ एक तो হ্যান্ডেল হয়েছে, একটু হালকা হয়েছে, কাপ হ্যান্ডেলও হয়েছে। আমি 100 এখানে যদি যায় তাহলে যদি আরো পেছনে থাকে তাহলে কাপটা অনেক বড় হবে। আমি কাপ হ্যান্ডেল এক্ষুনি যাচ্ছি না, আমি পরের দিন বোঝাবো কাপ হ্যান্ডেল একসাথে, নাহলে সব মিক্সড আপ হয়ে যাবে সব একসাথে, মানে ফ্ল্যাগই মাথায় ঢুকলে না তবে কাপ হ্যান্ডেল সব নিয়ে খিচুড়ি পেকে যাবে। আমি ওই জন্য বলছি না, আমি দেখতে পাচ্ছি তখন থেকে কাপেরটা, আমি বলছি না ইচ্ছা করে, কারণ একসাথে সব বলে দিলে নিতে পারবে না। যাই হোক, নেক্সট পয়েন্টে যাই। এই বোঝাতে পারলে? আমি কালকের ক্লাসটা শেয়ার করে দেবো, রেঞ্জ ব্রেকআউটে কি করতে হয় আমি কালকের ক্লাসে বলেছি, ঠিক আছে, কালকের क्लासটা শুনে নিবি, আমি আমার থেকে আজকে চেয়ে নিবি। হ্যাঁ, अच्छा एक बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड लगे ना, वॉल्यूम को प्लीज चेक करिएगा। वॉल्यूम चेकिंग माने आपको वॉल्यूम का डेटा ना लाइव मार्केट में मिलता है। मैं कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जब भी कोई स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है, सपोज मैं यहाँ पर HDFC बैंक के चार्ट ओपन करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ये देखो यहाँ पर आपको ना वॉल्यूम मिलेगा, एक करंट वॉल्यूम आपको दिखेगा, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक्स में भी दिखता है, ठीक है, कहीं पर भी आपको दिखेगा। ये वॉल्यूम में भी चेंजेस वॉल्यूम दिख रहा है, देखो टोटल ट्रेडेड एवरेज ट्रेडेड प्राइस, टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन आपको देखो ये बाई सेल के बीच में किस तरह से हो रहा है आपको पता नहीं, सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि वॉल्यूम क्या है। अब लास्ट दिन के हिसाब से अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट में ग्रोथ मिलेगा, और लास्ट दिन के हिसाब से अगर वॉल्यूम कम है तो मार्केट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा होगा तो स्टेबल, ज्यादा होगा तो ग्रोथ मिलेगा, माने कुछ तो होगा। वॉल्यूम देखो यहाँ पर सेल ज्यादा है, ऐसे तो देखा जाए तो सेल ज्यादा है। अब किसका मैं ओपन किया है, HDFC बैंक का। चलो मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन करना है आज का, ये देखो ये लो, क्योंकि सेल ज्यादा हुआ है, देखो सिचुएशन देखो, मार्केट गिरा ही है, माने मार्केट में साइडवेजनेस है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अप या डाउन नहीं हुआ है, एक रेंज के अंदर ही मार्केट है, क्योंकि सेल ज्यादा हुआ है, बाई कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम है हल्का सा, ठीक है। तो ये अभी का ये अभी जो 1 घंटा है ना उसका कैंडल बन रहा है, अभी साइडवेज है। इससे पहले वाला कैंडल ये वाला है, ये देखो, ठीक है, इससे पहले वाला ये वाला है, इससे पहले वाला ये वाला है। तो अगर मार्केट में आपको साइडवेजनेस दिख रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है कि जो मार्केट को पूरा इधर उधर कर देगा। इसलिए देखो लास्ट कुछ घंटे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही रेंज के आसपास है। जब थोड़ा सा गैप अप दिया है तब थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम को चेक करना है जब भी आपको ट्रेड में आना है। मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा, रुक जाओ, दिखाऊंगा सर, एक साथ सब माथा खराब हो जाए।
तो many traders see this as an opportunity to buy this stock and hence the price rallies all of a sudden. तो वापस आपको रैली मिल जाता है। फ्लैग फॉर्मेशन का बात करें, आपका बस मिस हो गया था, आपका गाड़ी मिस हो गया था, अब उस टाइम पे नहीं ले पाए थे। कई बार होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है कि स्टॉक मिस हो गया, तो फिर लोगों को फिर से एक मौका चाहिए, तो वेट कर लो, अगर कोई फ्लैग फॉर्मेशन टाइप का हो जाए तो आपको वापस मौका। एंड देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, आरआरआर। सर आरआरआर माने कोई मूवी नहीं है, ठीक है, जिसका गाने को ऑस्कर मिला है ना, नाटू 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 नाटू, हाँ देखे हो ना, डांस बड़ा अच्छा दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं ना भाई। ये वाला आरआरआर क्या है, ये एक ट्रेडर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, माने आपको कितना शेयर में ट्रेड लेने के लिए कितना रिस्क उठाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस फ्रॉम द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इज अ जेनेरिक एंड नॉट रियली स्पेसिफिक टू डाउ थ्योरी। अच्छा, ये सिर्फ डाउ थ्योरी स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। जेनेरिक माने कोई भी कर सकता है। माने हम लोग इतना देर से डाउ पे बात कर रहे थे, डाउ भी आरआरआर पे बात किया है, पर नॉट जस्ट डाउ, ये डाउ के अलावा और भी चीजों में ये चीज को बार बार बात। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ट्रेडर फॉलो करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। It would have been opt to discuss this their trading system and risk management. ये एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक, माने आपको कितना रिस्क उठाना चाहिए एज ए ट्रेडर, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। माने बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भी औकात कितना है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आरआरआर फाइंड्स इट एप्लीकेशन अक्रॉस एवरी ट्रेडिंग टाइप, बी इट ट्रेडर्स बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट थ्रू फंडामेंटल्स। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस हो, माने वीकली ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पर हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हर केस में आरआरआर काम आता है। तो फॉर दिस रीजन वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। द कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। लुक एट द डिटेल्स। शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड, देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड माने, शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड माने, शॉर्ट टर्म माने कम दिनों के लिए, और लॉन्ग माने बाई पहले करेंगे, सेल बाद में करेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड। माने सिंपल है सर, आज खरीद के कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, ये शॉर्ट टर्म ही हुआ ना। या फिर आज खरीद के आज ही बेचेंगे, शॉर्ट टर्म ही हुआ ना। लॉन्ग पुट, लेकिन लॉन्ग को, लॉन्ग माने बाई पहले सेल बाद, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मार्केट में एक शॉर्ट सेलिंग भी होता है, सेल पहले बाई बाद, ठीक है। सो डोंट टेक एक्स्ट्रा प्रेशर। बार बार जब भी शॉर्ट सेलिंग आता है ना, काफी लोगों का मुंह थोड़ा चिंता बढ़ता है, कैसे करे सर, सीख जाओ। एंट्री, मानो किसी शेयर का दाम चल रहा है 55.75, स्टॉप लॉस है 53.55, ये एक सब्जेक्टिवली गिवन है। एक्सपेक्टेड टारगेट मानो 57.2। इन सिंपल, एक ट्रेडर के मन में क्या चल रहा है कि भाई 55 टका 75 पैसा में बाय करूंगा और 57.20 में मैं सेल कर दूंगा, तो कितने का प्रॉफिट कर लिया, कत টাকা प्रॉफिट হচ্ছে বল। 55.75 1 টাকা পয়সা। 1 টাকা 15 1 টাকা 35 বলে, हाँ 1 টাকা 35 बोले, सही तो 1.35 समथिंग मेरा प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। जिसको स्टॉप लॉस का आइडिया नहीं है, जैसे रेशमी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, जैसे मान लो रेशमी, मुझे अगर किसी शेयर में बाई करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे यस बैंक बाई करना है, ऐसे मैं रैंडम दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी बाई नहीं कर। ये देखो जैसे यहाँ पर बाई बटन था ना यस बैंक में, कहाँ चला गया, आगे ऐसे कैसे, ठीक है, नहीं बेसिकली मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पर है ना, उसका भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा दिखा रहा हूँ। देखो जब भी आप किसी स्टॉक के ऊपर हाथ रखोगे, ऐसे कर्सर रखोगे, बाई सेल आ जाएगा। ये बहुत सिंपल काम है, एक क्लास काफी होगा आपको बाई सेल दिखाने में, ठीक है। इसमें जैसे इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब मुझे अगर मानो यस बैंक का एक शेयर खरीदना है, तो मैं यहाँ पर बाई दिखा है ना, इसको मैं चेंज करूंगा तो सेल आ जाएगा, लेकिन मैं भी सेल नहीं करूंगा, बाई करूंगा। एक क्वांटिटी है, यहाँ पर जरा देखे, यहाँ पर देखो प्राइस देके रखा है, ट्रिगर प्राइस देके रखा है। ये देखो स्टॉप लॉस सीट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसका मतलब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ कि 21 টাকা 70 पैसा ना, कत করলে ভালো है, 21 করবো या 21 টাকা 21.20, हाँ। और अगर शेयर का दाम 21.20 में आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ठीक है यार, यहाँ पर मेरा शेयर हिट हो जाएगा। हिट हो जाएगा माने, स्टॉप लॉस हिट হবে স্যার। देखो सर, जब आप कोई शेयर को खरीदते हो, सपोज 21.7 पे आप बाई कर रहे हो, तो आपका टारगेट ऑब्वियसली से ज्यादा होगा, मे बी 22 টাকা या 22 টাকা 20 पैसा आप टारगेट कर रहे हो, है ना।
या फिर 22.70 मैंने 1 टका प्रॉफिट करना है, और आप अगर लॉस खाओगे तो कितना लॉस खाओगे सर? लॉस खाने के लिए रेडी रहना, नहीं समझे? देखो सर, मार्केट इस पॉइंट से, देखो जैसे मानो कि अगर यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे, यस बैंक कहाँ चला गया? यस बैंक पे बताते हैं, चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये देखो, सुबह सुबह जिसने भी आज यस बैंक में ट्रेड लिया, छोटा मोटा ट्रेड, यस बैंक ऐसे सस्ता शेयर है, 21.70। ये देखो मैं 10:15 का दिखाता हूँ, 10:15 पे, लुक एट सर, हाँ 21.65 था, है ना? देखो 10 बजकर कितना है सर? ये 10:15 10:15 কত ছিল? 21.65 আর 21.70 কখন হলো? एक घंटा में हुआ है, 1 घंटा में हुआ है। তার মানে এটা, তার মানে এটা 9:15 থেকে 10:15 পড়ে গেছে। अरे कल से यहाँ पर आसपास में बस शादी चल रही है आज तो। देखो सर, तो बेसिकली ये 1 घंटा में हुआ है। 1 घंटा में एक शेयर का दाम 121.65 से 21.70 पे गया है। मैंने बेसिकली कितना 50 पैसा, 5 पैसे, 5 पैसे का डिफरेंस रहा है। इसको तो इसको ना पैसा समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ना डे पैटर्न ओपन कर देते। मैंने सिंपल इतना करो सर, आप यहाँ पर बाई करो, मैं भी सिंपल बता रहा हूँ। नॉर्मली जो भी बाई करेगा मानो 20.48 में बाई किया करेगा और 21.29 में मानो सेल करेगा। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट पे ना जाके नीचे आ जाता तो, मैंने मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है ना सर, तो 20.40 में मानो आप बाई करते और मार्केट मानो 21.20 मैंने 60 पैसा का आपका प्रॉफिट होता। लेकिन 60 पैसा प्रॉफिट की जगह अगर इसी पॉइंट से मार्केट नीचे आ जाता तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब अगर आप पूरा खुला रखोगे ना, मार्केट जितना गिरता जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको एक मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो कितना प्रॉफिट के लिए कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे? मानो कि 20.40 से अगर मार्केट नीचे गिर के 19.80 हो जाता तो तुम्हारा 40 पैसा का 60 पैसा का लॉस है, 60 पैसा का लॉस है। तो तुमको जिगरा होना चाहिए सर कि बाई चांस अगर मेरा एजम्पशन सही ना हो, मार्केट नीचे गिर सकता है। तो नीचे गिरेगा तो अगर स्टॉप लॉस लगा के करोगे तो जैसे इस पॉइंट पे आ जाएगा 19.80 में, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देगा? स्क्वायर ऑफ कर देगा, मैंने आपका पोजीशन को क्लोज कर देगा और आपको जितना लॉस हुआ है बुक कर देगा। आप बोलोगे सर मैंने तो लॉस के लिए ट्रेड नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा लॉस और भी हो सकता था, तुम्हारा लॉस और भी हो सकता था, तुम बच गए। तो इसलिए जब तुमको लगता है, डाउट है मन में, डाउट रहना चाहिए, थोड़ा बहुत डाउट मन में रहना चाहिए कि 1 टका प्रॉफिट करने के लिए हो सकता है मैं 60 पैसा लॉस खा जाऊं, तो तब आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस मेंशन कर दोगे ना तो मार्केट को पता लग जाएगा, जैसे ही टाइम ट्रिगर होगा ना उस पॉइंट पे मार्केट आएगा, मार्केट तो चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रहा है, जैसे उसी पॉइंट में आएगा आपका ट्रिगर हिट करके आपको निकल देगा। ये और भी साइंटिफिक उपाय है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। ये जो आरआरआर पढ़ रहे हैं ना, इसमें स्टॉप लॉस एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का बहुत सारा तरीका है, मैं धीरे धीरे बात करूंगा। काफी लोग ना इतना कम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि वो जल्दी हिट हो जाता है, और जल्दी हिट हो जाने से अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी है वो भी मिस हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो हर सेकंड में मिनट में चेंज होता है। मानो किसी ने 100 टका में किसी शेयर में बाई किया, उसको लगा कि मैं 110 में जाएगा तो सेल कर दूंगा, और वो क्या कर रहा है 98 में स्टॉप लॉस लगा रहा है। और वो उसका कहना है कि 10 टका प्रॉफिट करेंगे तो 2 टका लॉस खाने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन पॉइंट क्या है सर कि 100 का शेयर 98 में तो किसी भी मूवमेंट में जा सकता है, और अगर ये जितना जल्दी चला जाएगा आपका हिट हो जाएगा तो 10 टका प्रॉफिट तो छोड़ो, 2 टका लॉस करके आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना चाहिए, 95, ठीक है? तो कम से कम आप 95 या 94 में स्टॉप लॉस लगाओ। 10 टका प्रॉफिट खाने के लिए 6 टका लॉस खाने के लिए रेडी रहो। अगर बाई चांस आपके हिसाब से नहीं चला और मार्केट अगर नीचे आ गया तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपका 6 टका का लॉस होगा, लेकिन इतना जिगरा होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैं सस्ता लगाऊंगा, मैंने ज्यादा लॉस नहीं खाना चाहूंगा, तो दिक्कत यह है कि वो मार्केट किसी भी मूवमेंट में हिट करेगा
और हिट करेगा तो आपका पोजीशन क्लोज कर देगा और आपको बैलेंस वापस कर देगा लॉस खा के, तो फिर आप कुछ नहीं देख पाओगे। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी एक सिस्टम है, उसको समझिए। उसका वोलेटिलिटी है, काफी चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। कैंडल स्टिक्स भी हेल्प करता है स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। मैं कोई नहीं तो सभी बोलेगा मेरे को लॉस नहीं खाना है, 10 টাকা প্রফিট করবো 1 টাকা লস, তো 1 টাকাতে যখন তখন মার্কেট পড়ে যাবে, তো যখনই পড়বে মার্কেট তোমাকে হিট করে বের করে দেবে, রাখবেই না তোমার বের করে দেবে। তুমি 1 টাকা লস, তুমি লস খাওয়ার জন্য গেছিলে, তাহলে তুমি ডিপ করো, ডিপ করলে হয়তো লস হলে অনেক বেশি হবে, কিন্তু প্রফিটের চান্সটা তো থাকবে না, যেটার জন্য তুমি মার্কেটে এসছো, है ना। ये चीज तुमको समझना पड़ेगा सर। और स्टॉप लॉस लगाने का काफी कैलकुलेशन टेक्निक है, খুব বেশি ডিপ করলে তাহলে সুইংই নিয়ে না। ठीक है। एक टेक्निक है, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अच्छा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हिसाब देखो कि आपका 55.75 का एंट्री है, स्टॉप लॉस 53.55 है, माने कितना डिफरेंस है, जल्दी बोलना सर। 55 টাকা 75 পয়সার স্টপ লসের ডিফারেন্সটা কত? 55.75 53 টাকা 55, 53.55, 2.2, सो 2.2 इज तुम्हारा मैक्सिमम लॉस है ना। और प्रॉफिट कितना हुआ? 55.75 माइनस 57.20, 1.45 1.45। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बेकार में आप लोगों को मेहनत करा रहा हूँ, सॉरी सर। देखो, तो ऑन द फेस ऑफ इट, कंसीडरिंग इट इज द शॉर्ट टर्म ट्रेड, द ट्रेड लुक्स ऑल राइट। शॉर्ट टर्म मैंने वेरी शॉर्ट टर्म, मैंने हार्डली 1 घंटा का ट्रेड है, ठीक है। तो ट्रेडर इज टेकिंग एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, माने 55.75 में तुम एंटर कर रहे हो, बाई बटन दबा रहे हो, और 53.55 में तुम स्टॉप लॉस लगा के रखे हो, माने बाई चांस अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो 2 টাকা 20 पैसा लॉस खाने के लिए आपको रेडी रहना, ओके। और व्हाट इज द रिवॉर्ड टू द ट्रेडर? कितना रिवॉर्ड मिलेगा तुमको? 57.2 माइनस 55.75, दैट इज 1 টাকা 45 पैसा, है ना। तो मैंने बेसिकली বাংলায় বললে বলবো 1 টাকা 45 পয়সা প্রফিট করার জন্য 2 টাকা 20 পয়সা लॉस খাওয়ার ক্ষমতা রাখতে হবে। सर ये क्या सही है? वही चीज को समझने का कोशिश करें कि क्या ये कितना सही है, ये कितना सही है। दिस मींस रिवॉर्ड ऑफ 1.45 by a reach RRR, sorry, reward of 1.45 points, the trader is risking 2.2 points, or in other words, the risk reward ratio is 1.45 divided by 2.2, that is 0.65 पैसा। सर इसको ग्रेट ट्रेड नहीं कहते, दिस इज नॉट अ ग्रेट ट्रेड। 2 টাকা 20 পয়সা লস খেয়ে 1 টাকা 45 পয়সা প্রফিট খাওয়ার জন্য ये सिचुएशन एकदम अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। बात समझ में आ रहा है सर? दूसरा एग्जांपल देखो, तो a good trade should be characterized by a rich RR, माने आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, माने देखो पर না বিয়ে তো মন্দির তো গলিতে মুখে হবে দেখো তাই আচ্ছা ভূমি পর্যন্ত হ্যাঁ এই তো পার্টি অফিস তো ভেঙে হচ্ছে। জানি না ভাই মিস বাতেই হবে আপনি আমার বলতে হবে এখন দেখছি মন্দিরে ভূমি পর্যন্ত কাজ চলছে अच्छा देखो, হ্যাঁ ওই for every ₹1 you risk on your trade, expected return should be at least 1.3। माने कहना क्या चाहता है, 1 টাকা कमाने के लिए, ठीक है, 1 টাকা 30 पैसा कमाने के लिए 1 টাকা का रिस्क चलता है, लेकिन आप तो वहां पर क्या कर रहे थे, 2 টাকা 20 पैसा का रिस्क लेके 1 টাকা 45 पैसा कमा रहे थे, तो वो ठीक नहीं था। बट कम से कम आपको पर 1 रुपी 1.1 টাকা 30 पैसा कमाने के लिए 1 টাকা रिस्क ठीक ठाक लग रहा है। 1.5 ऐसे 1.5 तो काफी स्टैंडर्ड है, अच्छा है। तो कंसीडर दिस लॉन्ग ट्रेड, इसको देखो आप 107 টাকা में ट्रेड में बाई कर, स्टॉप लॉस लगाओ 102 में, ओके, स्टॉप लॉस 102 में, बाई योर 107, एक्सपेक्टेड टारगेट मानो 140, ठीक है। अब इसका हिसाब करो, 107 माइनस 102 कितना डिफरेंस हो गया? 5 টাকা, और 114 माइनस 107 कितना डिफरेंस हो गया? 7, तो 7/5 कितना हो गया? 1.4। 1.4 माने फॉर 1.4 रुपीज प्रॉफिट कमाने के लिए आप 1 টাকা दाव पे लगाने के लिए रेडी, मगर यू कैन रिस्क योर 1 रुपीज फॉर 1.4 प्रॉफिट मेकिंग। তো 1 টাকা 40 পয়সা কামাবার জন্য আমি 1 টাকা রিস্ক দিতে পারি, ইটস ওকে, নট আ ব্যাড ডিল, বাট 65 आरआरआर इज नॉट अ गुड थिंग। माने सिंपल कहना चाहते हैं सर, आरआरआर ऑलवेज 1 या 1 से ज्यादा हो तो अच्छा है,
आरआरआर एक या एक से ज्यादा हो तो आपका ट्रेड ठीक ठाक जा सकता है, ठीक है। और अगर 1.5 हो तो और बेहतर, ठीक है। तो मिनिमम आरआरआर थ्रेशोल्ड शुड बी सेट बाय ईच ट्रेडर बेस्ड ऑन हिज और हर रिस्क एपेटाइट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्दर्न का एक अलग कैपेसिटी है, अमोलिंदन का अपना, रेशमी का अपना, धरनी का अपना, सबका अपना अपना है, औरियत का अपना, ठीक है। तो मिनिमम आरआरआर थ्रेशोल्ड शुड बी सेट बाय ईच ट्रेडर बेस्ड ऑन हिज और हर रिस्क एपेटाइट। फॉर इंस्टेंट पर्सनली आई वुड से आई लाइक टू टेक अप रिस्क ऑफ आरआरआर लेस देन 1.5 ट्रेडिंग के लिए। सम एग्रेसिव ट्रेडर डोंट माइंड आरआरआर ऑफ 1। जो एग्रेसिव होते हैं ना, वो आरआरआर अगर 1 भी होगा उन्हें 1 टका प्रॉफिट के लिए 1 टका को दांव पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपको पसंद क्या आ रहा है। माने अगर आप ज्यादा रिस्की हो तो आप आरआरआर को 1 पे भी लगा सकते हो, बट वो एग्रेसिव हो जाएगा। 1 टका प्रॉफिट है जो 1 टका लॉस, एग्रेसिव हो गया ना सर। तो मीनिंग फॉर 1 रुपी दे रिस्क दे एक्सपेक्ट रिवॉर्ड रुपी। सम वुड प्रेफर आरआरआर 1.25, इसको अल्ट्रा कॉसेस बोलते हैं। आरआरआर टू बी अपवर्ड्स ऑफ 2, मीनिंग फॉर एवरी 1 रिस्क they would expect 2 rupees, মানে 1 টাকা লস খাবে 2 টাকা প্রফিটের জন্য, ঠিক है। ये अल्ट्रा कॉसेस हो गया, अल्ट्रा कॉसेस মানে डबल प्रॉफिट चाहिए, लॉस उससे आधा चाहिए। ये ट्रेड मस्ट क्वालिफाई द ट्रेडर्स आरआरआर रिक्वायरमेंट। अब आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए जब भी आप ट्रेड ले रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप जिस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो शेयर कितना तक जा सकता है, आपका टारगेट क्या है, और अगर वो नीचे गिरेगा तो कितना नीचे आ सकता है। और आप क्या, যদি তুমি স্টপ লস না লাগাও, না লাগিয়েও করতে পারো, বাট যদি মার্কেট বাই চান্স তোমার মতো করে না চলে, তাহলে তোমার হুম যদি ইনভেস্টমেন্ট হয় ইটস ওকে, ঠিক আছে। কিন্তু কিন্তু ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सुनो, ट्रेडर का क्या है, ट्रेडर को वेट करना पड़ता। ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकते, तुम जैसे सोच रहे हो ना, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ सोच होता है, মানে ব্যাপারটা এরকম, ठीक है। আমরা ট্রেডিং এর জন্য নিচে যেই লস হয়ে গেছে তখন ইনভেস্ট देखो পড়ে আছে না, লসে বেচবো না, 5,000 টাকা পড়ে আছে বা 10,000 টাকা পড়ে আছে। नहीं, इट्स ए डिफरेंट थिंकिंग, दोनों थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस है, हाँ। ठीक है। सुनो सुनो, अमलन दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट सोच क्या है, दोनों का फर्क समझो। एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टेड का क्या है, अगर कभी बीच में, जैसे आप लोग मानो जमीन खरीदे हो, ठीक है, सिंपल समझो। इन्वेस्टर जैसे लैंड खरीदते हैं ना, लैंड खरीदने के बाद जैसे मानो कोरोना पीरियड में लैंड का दाम गिर गया था, अरे लैंड फ्लैट का दाम नहीं गिरा था, तो कभी अगर बैड टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे जमीन जगह का दाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तुमने इन्वेस्ट तो कर लिया, बट अभी दाम गिरा हुआ है, तुम बेचोगे क्या उसको, नहीं बेचोगे, तुम वेट करोगे, जब दाम मिलेगा तब बेचेंगे। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया। इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखो, जैसे मानो यहाँ पर जब तुमने परचेस किया था, तुमने सोचा था मार्केट ग्रो करेगा, ठीक है, आई डोंट नो ये निफ्टी 50 है, लेकिन मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया, तुम वेट करो, कभी ना कभी तो बढ़ेगा। हाँ बड़ा है, ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं है, बट इसके लिए तुमको काफी लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम इस पर्टिकुलर चीजों को वेट कर सकते हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडर इतना लंबा समय के लिए वेट नहीं करता है, वो लॉस खाएगा, क्योंकि उसकी सिस्टम कैसा है, उसका माइंड सेटअप कैसा है कि मैं हर 1 हफ्ता में 2 हफ्ता के अंदर मुझे इतना रिटर्न चाहिए। उस रिटर्न को पाने के लिए मैंने, अगर वो 100 प्रॉफिट करना चाहता है और बीच बीच में अगर ₹20 का लॉस भी बुक करना है, ही इज रेडी टू डू दैट। बात समझ रहे हो? 100 টাকা ধরো 1 সপ্তাহে প্রফিট করতে চাইছো, 20 টাকা ধরো কোনো সপ্তাহে লস হয়েছে, তা তোমাকে করতে হবে, হতেই পারে টুকটাक लॉस। ट्रेडर का माइंड सेटअप ऐसा होता है, छोटा छोटा लॉस बुक करने के लिए उसको जिगरा होना चाहिए। बट अगर आप, लेकिन अब इसमें देखो, मार्केट में खेलने का सबका अपना अपना तरीका है, वही चीज मैं बता रहा था, सबका अपना तरीका है। लेकिन जब मैं ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो आपको थोड़ा बहुत लॉस झेलने का ताकत होना चाहिए। छोटा मोटा केस अलग बात है, लेकिन अगर आप एक सीरियस पॉइंट में, नहीं मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करके मुझे इतना इनकम करना है, जब आप ऐसे सोचते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप 5 ट्रेड में सही हो गए, 1-2 ट्रेड आपका गलत जाएगा। ये ठीक है, 5 ट्रेड सही है, 1-2 ट्रेड गलत है, तो उसमें लॉस बुक कर लो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर पांचों में से पांचों खराब जा रहे हैं तो सीखो, अभी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। बात समझे? अगर पांचों ट्रेड में से पांचों ट्रेड तुम्हारा गलत चला गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम अभी तक मार्केट को समझ नहीं पाए, है ना सर। तो वो समझ सीखने के लिए ही सर क्लास कर रहे हैं हम, और क्या रीजन है। तो फिर आरआरआर क्या बन गया सर,
final point, sir. To give you a perspective of hypothetical situations, a bearish engulfing pattern has been found right at the top end of the trend. Point at which the bearish engulfing pattern has formed also make a double top formations. The volume are beautiful and volume अच्छा है and अच्छा buy या sell बना है and they are at least 30% more than the 10-day average volume. मैंने last 10 दिन का जो average है उससे आज का average और ज्यादा है. So near the bearish engulfing pattern, the chart is showing medium term support. मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरह का सिचुएशंस होता है. ये देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है. मैंने बेसिकली कहना क्या चाहता है कि आप जिस पॉइंट पे एंट्री करोगे, देखो अमलेंद्र दा कितना सुंदर बात की. एंट्री मानो 765.67, कोई भी स्टॉक हो सकता है, क्या फर्क पड़े. 765 टका 67 पैसा आपका एंट्री है. स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 772.85. अच्छा ये स्टॉप लॉस ऊपर क्यों चला गया? शॉर्ट सेल. अच्छा शॉर्ट सेल है माने बेसिकली आप यहाँ पर सेल पहले करोगे. आपका टारगेट है 758.5. माने बेसिकली आप यहाँ पर सेल दबाओगे, कुछ नहीं करना है, सेल दबाना है. आपको लग रहा है कि इंट्राडे में, अभी फिलहाल इसको इंट्राडे में समझो, इसी कॉन्सेप्ट में लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अलग से समझेंगे. ठीक है, इंट्राडे में 765 में आपने इंट्राडे मैंने आज के ही बिक्री करे, आज के ही किना মানে আজকে কিনে আজকে বিক্রি বা আজকে বিক্রি করে আজকেই কিনে, এটাকে ইন্ট্রাডে মানে ওই যে বাই বাটন সেল বাটন দেখালাম. ঠিক আছে, আজকেই বাই করব, আজকে বিকেলের মধ্যেই 3টের মধ্যেই সেল করব. সিম্পল. মানে আমার টার্গেট হিট হওয়া চাই, যদি না হয় তাহলে লস বুক করতে হবে. ব্যাপারটা বোঝা গেল? 765 টাকাতে আমি সেল করছি, 765 में सेल करेंगे. टारगेट है 758.5. कितने का टारगेट है? माने 7 টাকা 17 पैसा. 7.17 तुम्हारा टारगेट है, रिवार्ड है. रिस्क कितना ले रहे हो? अच्छा अगर मानो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चले, हो ही सकता है आपका टारगेट, माने ये तभी होता है जब तुम गलत जगह में ट्रेड लेते हो ज्यादातर केस में. और कभी कभी मार्केट थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, माने आप देख रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है पर फिर भी आपके हिसाब से नहीं चला, तो आपका लॉस हो सकता है. तो इसलिए आप थोड़ा स्टॉप लॉस लगा लो. तो स्टॉप लॉस किधर लगाओगे? 765 में तुमने एंटर किया ना, तुमको टारगेट है 758, माने मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट इधर नहीं आया, मार्केट ऊपर चला गया, 772 चला गया. तो 772 में चला जाएगा तो तुम्हारा पोजीशन क्लोज कर देगा, लॉस बुक कर देगा. तुम ये चाहते नहीं हो, दिस इज नॉट योर डिजायर, आप ये नहीं चाहते, बट अगर ऐसा हो जाए तो आपको लॉस बुक करके ही रहना पड़ेगा. ठीक है, अब इधर आपका स्टॉप लॉस माइनस एंट्री करके रिस्क पता चलता है, और एंट्री माइनस एग्जिट माने आप निकलोगे कितने में? 758.5 में. तो दिस इज योर रिवार्ड. तो आपका आरआरआर क्या बन जाएगा? 7.17 डिवाइडेड बाय 7.18 মানে 7 টাকা 17 ডিভাইডেড বাই 7 টাকা 18, তাই তো? তাহলে আরআরআর কত হলো? 1 টাকা. ঠিক আছে, 1 মানে 1 টাকা কামাবার জন্য 1 টাকা রিস্কে লাগাচ্ছি. तो जैसे मैं आपको पहले बोला था कि नॉर्मली 1.5 के नीचे हो एटलीस्ट तो अच्छा होता है, बट अगर कोई एक में करता है वो उसके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ पॉइंट ये सर कि जब आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको बस कुछ चीजें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि एक सही पैटर्न. जैसे हम लोग तब से काफी सारे फॉलो कर रहे थे, जैसे ये देखो, इधर देखो, ऐसे तो ये इंट्राडे में हो सकता है. ये देखो आपने यहाँ पर देख लिया था इंडिगो का शेयर, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बुलिश पैटर्न बना था. इट्स अ बुलिश पैटर्न है ना, बुलिश आराम. अब आपको क्या टारगेट करना चाहिए था? आपको क्या टारगेट करना चाहिए था नेक्स्ट दिन? देखो सर, नेक्स्ट दिन आपका क्या टारगेट होना चाहिए? एक सही पैटर्न मिल गया आपको, ऊपर से ये एक अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से बोलो तो एक क्या जो बोलेंगे इसको, इट्स एक्यूमुलेशन पीरियड है ना. ऊपर से डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड फिर एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन फेज है. एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट में एक हरामी पैटर्न बना है, आपको बस इंट्राडे करना है. पॉइंट बी नोटेड सर, यू जस्ट वांट टू डू इंट्राडे. तो क्या करना चाहिए सर नेक्स्ट दिन, माने ये वाला, जब इंडिगो का शेयर 2386 में चल रहा है, 2386, आप श्योर हो कि मार्केट बढ़ेगा. देखो सर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपको ये टाइम मिल गया है, डाउन ट्रेंड पता लग गया है, एक्यूमुलेशन चालू हो चुका है, और क्या चाहिए? बस वॉल्यूम चेक करना है. वॉल्यूम चेक कर लो, और ऑब्वियसली देखो वॉल्यूम भी हाई है. ये देखो कैसे पता लगा? आप इधर, मैं देखो इधर जैसे मैं रखा, आप इधर कोने में देखो, कोने में वॉल्यूम देखो 3.68 है ना, 3.36. अब इसमें देखो जैसे यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हुआ, चेक करो 4.37, मार्केट ओपन हुआ है 4.37 में, तो वॉल्यूम हाई है कि नहीं है? हाँ सर,
तो वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम ले लिया था। হচ্ছে ওখানে যদি ক্যান্ডেলটা শুরু হয় তখন তো ছোট থাকে তখনই কি ভলিউম দেখায় যখন ছোট থাকবে তখনও ভলিউম দেখাবে মানে অতটাই না, এই অত যে এখানে ঢুকি আছে না ये देखो सर, जब मैं जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग में तो उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, স্টার্টিং এ लेकिन तुमको कैंडल फॉर्म होते तो दिखेगा ना, चार्ट में नहीं देखना क्या का चार्ट में तब तुमको थोड़ा आवरली में जाना पड़ेगा, आवरली या मिनट में जाना তখনও ভলিউম ফলো করবে मिलेगा। तो मैंने बेसिकली तुम चेक करो कि पॉजिटिव मोमेंटम के साथ है क्या। अब तुमको बाई इस पॉइंट में करना चाहिए और टारगेट करना चाहिए 2544। ये देखो ये दिन का एंड है, थोड़ा और पहले भी कर सकते, फिर भी तुमको देखो 100 रुपए के आसपास का डिफरेंस हुआ है ना। अब यही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास बुक करने की, करना है तो कर लो, करना है तो कर लो, अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर और कब करोगे। और कंफर्मेशन के लिए तुमको छोटा छोटा टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव मोमेंटम है कि হয়তো বললাম তো প্রথমে ক্যান্ডেল তো स्टार्टिंग में तो इतना नहीं मिलेगा। दैट्स ट्रू, ये तुमने सही बोला कि स्टार्टिंग में तो इतना वॉल्यूम मुझे मिलेगा, लेकिन तुमको कंफर्मेशन सर यहाँ पर मिल गया था, डाउन ट्रेंड मिल गया था, एक्यूमुलेशन फेज दिख रहा है, ठीक है, सपोर्ट जोन थे, हरामी पैटर्न है, इतना सारा चीज जब तुमको मैच हो जाता है, अब यही तुम्हारे लिए टाइम है, तुम यहाँ बाई करो और वहां से लो। और स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, ওই ক্যান্ডেলের ये वाला कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, पहले वाला कैंडल का, माने 2300 इज योर बाई, सॉरी स्टॉप लॉस, आपका बाई होना चाहिए 24, एक सेकंड मैं यहाँ पर लगाने से दिखा देगा, 2383, ठीक है 2383, और आपका टारगेट कितना है सर 2512 कर लो, है ना, पूरा नहीं कर रहे हैं, 2:30 बजे सेल कर देंगे, 2:30 में सेल कर देंगे, 2512। तो बेसिकली हमने कितना प्रॉफिट और रिस्क लिया देखो, 2383 मेरा एंट्री है, प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 2383 मेरा एंट्री है, 2512 मेरा टारगेट है, 119 टका प्रॉफिट, मेरा लॉस कितना लगा है 129 डिवाइडेड बाय 83 কত হচ্ছে 1.5 एकदम स्टैंडर्ड है, 1 टका 50, माने फॉर एवरी 1 रुपी 1.5 कमाने के लिए मैं 1 टका दाव पे लगाने के लिए रेडी, है ना, ऐसे स्टैंडर्ड थिंग। तो ऐसा ही कैंडल आपको चूज करना चाहिए और ऐसा सिचुएशन आपको चूज करना चाहिए, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट ऐसा है। अगर इससे ये कम होता, आरआरआर अगर इससे कम होता तो वो थोड़ा और रिस्की हो जाता। ব্যাপারটা বুঝা গেল অমলেন্দু দা? सर ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास हम लोग सर एक पूरा जॉट डाउन करेंगे, जिन लोगों का हो चुका है सारे के सारे पॉइंट्स, उनके लिए क्या होगा एक रिवीजन टाइप का होगा, और जिनका न्यूली स्टार्ट हुआ है जैसे कि आप लोगों का, आप लोगों के लिए हम लोग अभी ये बात कर लेंगे कि पूरा टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। मैंने 2 तरीका है सर जानने का, पहले पूरा जान लो, फिर एक एक करके कंप्लीट करो, और जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं उनका सारा हो जाएगा तो उनका रिवाइज हो जाएगा, एक ही बात है, अल्टीमेटली घूम फिर के जाना ही है। समझ में आ रहा है सर? ये आप लोगों के लिए एक अच्छा बात है कि आप लोग पहले ही मार्केट देख रहे हो। नॉर्मली क्या होता है जब कोई न्यूली स्टार्ट करता है और शुरू में सिंपल बात करते हैं ना, उसका पेशेंस लेस हो जाता है कि पता नहीं कब पैसा कमाने वाला बात होगा। आप लोगों के साथ तो मैं पहले ही पैसा कमाने वाला बात कर रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये लोग जब स्टार्ट कर रहा था ना तो बोले सर पैसा कब कमाएंगे, आप तो पैसा का बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इन लोगों का उल्टा हो गया, इन लोगों के साथ मैं पहले पैसा का बात कर रहा हूँ, बाद में सिंपल तरीके से बात करूंगा, ठीक है सर। एक 2 ही तरीका है पढ़ने का, मैं हमेशा एक एक बैच में ऐसे करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मान अभी इसको बदल फॉर्म में अच्छा ना हम बता देता है अरे अच्छा बोलेगा, सीनियर बंदा है। এই অরিত ঠিক আছে, বাই আজকে, টাটা। ইন্ডেক্স দেখতে হবে इंग्लिश में देखते हैं पेटीएम का ये भाई পেটিএম সাপোর্ট দিয়ে पेटीएम ये मॉर्निंग स्टार देखो